कोई कैसे आपके पोस्ट को लाइक कर रहा है, कौन से टाइप की कमेंट्स कर रहा है या कैसे इमोजीज यूज कर रहा है। हाउ डू आइडेंटिफाई बिहेवियरल पैटर्न्स ऑन सोशल मीडिया जिससे पता चले कि ये मेरे से अट्रैक्टेड है। अगर वो इंसान पैराग्राफ लिख रहा है या एक एक लाइन लिख रहा है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट शोज इंटरेस्ट। क्या पता चलता है दोनों में? क्या पैराग्राफ लिख रहा है तो क्या, लाइंस लिख रहा है तो क्या? लाइन बाय लाइन इज अच्छा तुमने ये क्या, अच्छा सुनो, अच्छा तो इट्स दैट एक्साइटमेंट। तो इसलिए आप बड़ा सेंटेंस नहीं लिख रहे, आप छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहे हैं ताकि ही विल बी ऑनलाइन और शी विल बी ऑनलाइन। वाओ, नेवर लुक्ड एट इट लाइक दैट। यस। अगर आप सोशल सेटिंग में किसी से मिल रहे हो, एक लड़का लड़की को मिल रहा है, कैसे पता चलेगा कि वो मेरे से अट्रैक्टेड है? लड़का हो लड़की हो दोनों मिले एंड इफ दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच और डेस्क वेयरएवर, सो नाउ देयर आर मोर थिंग्स टू कनेक्ट। फूल भी और दरमिया तो फासले हुए। So the person will also put their hand on the table. ये करने लग जाएंगे और gazes change हो जाएंगे. So the person will start smiling by looking down. That's a girl. Okay. और अगर लड़का है और उसको लगा कि लड़की उसे पसंद कर रही है तो वो और ऐसे करेगा, तो हाथ और बॉडी और बढ़ते हुए दिखेंगे। There are list of things. अगर कॉलेज में कोई ग्रुप है या वर्क कल्चर में, कैसे पता चलेगा कि यार ये दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है? ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं तो हम उसी एक इंसान की तरफ देखेंगे, मेरी फीट उसी की तरफ पॉइंटेड रहेगी, बॉडी लैंग्वेज उनकी एक जैसी होगी। तो अगर वो ऐसे बैठा है तो ये भी ऐसे ही बैठी होगी, या तो सेम तरीके से बैठे हैं, सेम तरीके से खड़े हैं। There are some beautiful girls in a social setting और कोई लड़का वहाँ पे जाता है, सडनली बिहेवियर पूरा चेंज हो जाएगा। एनिमल किंगडम के हिसाब से इवोल्यूशनरीली स्पीकिंग मेन वर पॉलीगैमस। भले ही मुझे उसके साथ कुछ अफेयर नहीं करना, तब भी मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती हूँ। क्यों ऐसा क्यों करते लोग? बी डिजायरेबल टू मेनी बट लॉयल टू वन। How do you identify what are the traits tell you that your partner is not in you anymore? कोई भी प्रॉक्सिमिटी फिजिकली भी रहे उसको हम अवॉइड करने लगेंगे। देयर इज नो टचिंग, देयर इज नो आई कांटेक्ट, देयर इज नो इंटरैक्शन। कैसे पता चलेगा रिलेशनशिप में अगर कोई एक इंसान चीट कर रहा है? जैसे एक चीज की सडनली वो इंसान, चाहे आप अपने 70s में हो, चाहे आप अपने 20s या 30s में हो, दीज आर द सेम चीज दैट यू थिंक। कनन, वेलकम टू द जय थाड़ेश्वर शो। थैंक यू सो मच। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करनी है। आई एम श्योर ऐसी चीजें लोगों ने नहीं सुनी होगी पहले। आपकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप कस्टम ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं, आप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं, आप कॉर्पोरेट लीडर्स को ट्रेन करते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, कोई क्रिमिनल है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, कोई स्मगलर है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है। बॉडी लैंग्वेज स्टडी करते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशन स्टडी करते हैं। तो आज हम वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। नाउअडेज अट्रैक्शन पता चल जाता है सोशल मीडिया से। कोई आपकी इंस्टा स्टोरीज कैसे देख रहा है, कितने टाइम पे देख रहा है, कब देख रहा है, कोई कैसे आपके पोस्ट को लाइक कर रहा है, कौन से टाइप की कमेंट्स कर रहा है या कैसे इमोजीज यूज़ कर रहा है। कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा अट्रैक्टेड है, कोई बंदी अट्रैक्टेड है तुमसे, या जस्ट जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। आप जो कर रहे हो आप उनको जेन्युइनली अच्छा लगता है। हाउ डू आइडेंटिफाई बिहेवियरल पैटर्न्स ऑन सोशल मीडिया जिससे पता चले कि ये मेरे से अट्रैक्टेड है? द बेसिक थिंग्स आर फ्रीक्वेंट चैट्स और फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्सेस। तो आपने रिस्पॉन्ड किया और तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स आ गया, फिर आपने थोड़ी देर बाद, आपने लेट्स से 2 घंटे बाद मैसेज किया, तुरंत रिस्पॉन्ड आ गया। तो जैसे ही रिस्पॉन्स आता है फिर लगता है अच्छा, देन दिस पर्सन वोंट लेट यू गो काइंड ऑफ। आपने आंसर किया कि हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, तो आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ देगा, तो आपको आंसर करना ही पड़ेगा। मतलब अननेसेसरीली बात को खींचेंगे। हाँ। And next thing is, again, you already mentioned a lot of use of emojis. हालांकि जो नई जनरेशन है वो बिना इमोजी के बात करना उनको आता ही नहीं है। हाँ, खाली शब्द से कैसे बात करते हैं उनको नहीं पता, वो बहुत इमोजीज डालते हैं। हाँ। तो अगर वो इंसान पैराग्राफ लिख रहा है या एक एक लाइन में लिख रहा है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट शोज इंटरेस्ट। क्या पता चलता है दोनों में? क्या मतलब पैराग्राफ लिख रहा है तो क्या, लाइंस लिख रहा है तो क्या? पैराग्राफ लिख रहा है मतलब कि ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड एंड आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। लाइन बाय लाइन इज अच्छा तुमने ये क्या, अच्छा सुनो, अच्छा तो इट्स दैट एक्साइटमेंट जो लाइन बाय लाइन जो आता है, मतलब अट्रैक्टेड है। दैट्स व्हाई ही और शी इज फीलिंग एक्साइटेड बात करते वक्त। yes. ओके, और क्या? बट इट ऑल्सो शोज इमोशनल इमेच्योरिटी, क्योंकि आप जल्दी लिख रहे हैं ताकि वो इंसान भाई चला ना जाए। तो इसलिए आप बड़ा सेंटेंस नहीं लिख रहे, आप छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहे हैं ताकि ही विल बी ऑनलाइन और शी विल बी ऑनलाइन। वाओ, नेवर लुक्ड एट इट लाइक दैट। यस।
ओके, व्हाट एल्स? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. देन क्या इमोजीज यूज करेंगे अगर अट्रैक्टेड है कोई तो? अब मैं तो खुद ही इमोजीज यूज नहीं करती, तो आई कैन नॉट गिव अ प्रॉपर आंसर टू दैट. तो मैं एक टिपिकल मिलेनियल जोन में जा चुकी हूँ, जहाँ पे वही एक हा हा हंसने वाला है, आंख से पानी, जो नॉर्मली मुझे जो मिलता है ना उसी में ही क्लिक कर देती हूँ मैं. तो उसके अलावा जेनजीज का क्या चल रहा है इमोजीज के टर्म पे, आई हैव नो आइडिया. सॉरी टू डिसअपॉइंट. द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटिंग योर प्रोफाइल, वो आपको पता चलता है कि किसने कितनी बार स्टोरी देखी, या अगर मैंने कोई स्टोरी डाली कितने समय में कोई मेरी स्टोरी देख रहा है. 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे तक वो स्टोरी रहती है, राइट? कोई 1 घंटे में देख रहा है, कोई 15-20 मिनट में इमीडिएटली देख रहा है, कोई 8 घंटे में देख रहा है, या कोई 12 घंटे में देख रहा है. उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि अगर जल्दी जल्दी देख लिया तो शायद दे आर मोर फ्रिक्वेंटली चेकिंग माई प्रोफाइल, इसलिए इंस्टा इज पुशिंग माई स्टोरी टू देम इमीडिएटली एज सून एज आई पोस्ट देम. क्योंकि अगर आप 2000 लोगों को फॉलो कर रहे हो तो इंस्टा को आपको 2000 स्टोरीज दिखानी है, आपको सब एक साथ नहीं दिखा देगा, आपको वही दिखाएगा जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो. तो कैन यू रीड समबडीज बिहेवियर बाय द वे दे आर चेकिंग योर स्टोरीज, द वे दे आर रिएक्टिंग टू योर स्टोरीज? See, this is something few of my clients have told me कि उसने स्टोरी लगा रखा था, मैंने देखा. So they mention about watching stories a lot. I have not observed this behavior because मैं ही स्टोरी नहीं देखती, तो मैं उसमें कैसे, मैंने स्टडी ही नहीं किया उस एरिया को at all, nothing at all. Okay. हाँ, because मैं ज़्यादा मतलब WhatsApp पे भी I have not seen stories of people. So when by the way, it's not only liking, it's also interest in a negative manner कि इसके ज़िंदगी में चल क्या रहा है मुझे पता करना है. तो मैंने अपने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को देखा है जो हर किसी के फैमिली मेम्बर्स का स्टोरी देखते रहते हैं एंड दे कीप डिस्कसिंग दैट. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एक तो जो स्टोरी डाल रहा है तुम भी बताना ही चाह रहे हो कि तुम कर क्या रहे हो, हाँ, और दूसरा जो स्टोरी देख भी रहा है वो भी उसी चीज़ को डिस्कस कर रहा है. सो द आइडिया इज लाइक बीइंग डिस्कस्ड. सो आई हैव नॉट स्टडीड. ओके, अगर आप सोशल सेटिंग में किसी से मिल रहे हो, एक लड़का लड़की को मिल रहा है, कैसे पता चलेगा कि वो मेरे से अट्रैक्टेड है? सो व्हेन लड़का हो लड़की हो दोनों मिले एंड इफ दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच और डेस्क वेरेवर, सो यू नीड टू लुक एट द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी. अब फर्स्ट टाइम में कोई गोद में आके तो बैठेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत गैप रहेगा, बट उस गैप को धीरे धीरे आप देखेंगे जाते हुए, कम होते हुए. हाँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बैरियर नहीं रहेंगे. हाँ, तो बैरियर नहीं रहेगा, फिजिकल एंड बॉडीली बैरियर. तो फिजिकल बैरियर इज ग्लास हटा दिया मैंने, वहाँ से वाज हटा दिया, सॉल्ट एंड पेपर हटा दिया, सो नाउ देयर आर मोर थिंग्स टू कनेक्ट. सेकंड इज फिजिकल बैरियर. फूल भी और दरमिया तो फासले हुए. तो नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर. अभी बॉडी धीरे धीरे मैं टेबल पे हाथ रखूंगी, सो द पर्सन विल ऑल्सो पुट देयर हैंड ऑन द टेबल, सो द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी विल ग्रो. Okay. That's second. Third thing is something called as preening gesture. Preening gesture basically animal kingdom में use होता है to attract the opposite gender. तो वो ये करने लग जाएंगे और gazes change हो जाएंगे. So the person will start smiling by looking down. That's a girl. और अगर लड़का है और उसको खुशी मिल रही है या कोई अट्रैक्टेड है, so most likely the person will be more expansive. क्योंकि वो फिर ना एनिमल किंगडम डोमिनेट कर देता है. तो तब होता है एक मैन स्टार्ट्स टू फील लाइक एन अल्फा, सो स्टार्ट्स टू टेक मोर स्पेस. तो अगर उसे लगा कि लड़की उसे पसंद कर रही है तो वो और ऐसे करेगा, तो हाथ और बॉडी और बढ़ते हुए दिखेंगे. तो ये चीज़ है जिससे कि आप पता कर सकते हैं. देन व्हेन द पर्सन इज टॉकिंग, आई कॉन्टैक्ट का जो रेंज है वो बढ़ जाता है. तो आई कॉन्टैक्ट बिकम्स मोर इंटेंस. ठीक है, हाँ. देन इफ यू आर मीटिंग द पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, और लेट्स से एक हाइपर विजिलेंट और अ हाइपर एक्टिव पर्सन के साथ आपकी डेटिंग है या डेट फिक्स हुई है, तो दैट पर्सन विल बी लाइक दिस ऑल द टाइम. तो ऐसे में आपको लगेगा अरे ये तो मुझे देख ही नहीं रहा है, ये क्या इधर उधर देख रहा है. बट दैट डजंट मीन दैट द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड. दैट मीन्स द पर्सन अगेन इज हाइपर विजिलेंट. तो वो जब तक ऐसे नहीं करेगा उसको ठीक नहीं लगेगा. तो ये भी चीज़ें हैं that people need to know about. Okay. कोई अगर कॉलेज में कोई ग्रुप है या वर्क कल्चर में, इन ऑफिस स्पेस लॉट ऑफ पीपल वर्क, कैसे पता चलेगा कि यार ये दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है? ये तो मैंने आंसर किया था ये क्वेश्चन. कुछ तो बात बनेगी.
तो ये ऑडियंस के लिए वापस एक बार बता दीजिए कि ये दोनों के बीच में लग रहा है कि कुछ तो बात बनेगी, कैसे पता चलेगा? कि जब ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं और हम हंस रहे हैं तो हम उसी एक इंसान की तरफ देखेंगे, मेरी फीट उसी की तरफ पॉइंटेड रहेगी, और अगर हम बात भी कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द आई कांटेक्ट उसी इंसान की तरफ रहेगा ग्रुप में. तो दिस इज हाउ यू विल गेट टू नो कि एक पर्सन का इंटरेस्ट है कि नहीं, दूसरे का भी इंटरेस्ट है. सो यू विल सी एक्सचेंज ऑफ स्माइल्स, एक्सचेंज ऑफ ग्लांसेस अ लॉट. देन मान लीजिए वो लोग खड़े हैं आपस में, ग्रुप में खड़े हैं और बात कर रहे हैं, तो उन दोनों का भले ही बॉडी शोल्डर टू शोल्डर डिस्टेंस शायद ज़्यादा हो, पाँव टू पाँव विल बी क्लोजर. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन. हाँ, तो ऐसे इंसान खड़ा नहीं रहेगा. इंसान ऐसे दिखने में दूर से आपको लगेगा दो लोग अलग अलग खड़े हैं, पर पास से पाँव उनका बहुत नज़दीक रहेगा. तो दिस इज अ सबकॉन्शियस साइन. देन अनदर साइन इज मिररिंग. बॉडी लैंग्वेज उनकी एक जैसी होगी, तो अगर वो ऐसे बैठा है तो ये भी ऐसे ही बैठी होगी, या तो सेम तरीके से बैठे हैं, सेम तरीके से खड़े हैं. दिस आर द साइंस. वाह, वेरी इंटरेस्टिंग. कैसे पता चलेगा कोई डेट में आफ्टर मल्टीपल डेट्स कि यार ये बंदा सही है, आई कैन स्पेंड माई लाइफ विथ हिम और हर? Okay, so there are 5 alignments that needs to happen in order to be in a good relationship. चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे फर्स्ट डेट ही क्यों ना हो. तो फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, ये 5 एरियाज हैं. और इसमें अलाइनमेंट होनी चाहिए. एकदम एक साथ मत रहो, बट अलाइनमेंट एटलीस्ट सेम पेज पे होनी चाहिए. जैसे कि हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट, तो एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसके ट्रिगर्स क्या हैं, या तो मेरा टॉक्सिक ट्रेट क्या है. एम आई रेडी टू लर्न, एम आई रेडी टू एडजस्ट फॉर अ पर्सन. जैसे कि ये मैं अपने एक पर्सन, किसी फ्रेंड को बोल रही थी, तो शी वॉज टेलिंग मी कि ओ योर हस्बैंड इज सच अ गुड फादर. मैंने कहा ही इज़ अ गुड फादर बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट अ चाइल्ड, ही वॉन्टेड टू बी अ फादर. देर इज़ अ डिफरेंस कि आपको बच्चा चाहिए या आपको पिता बनना है. तो देर इज़ अ डिफरेंस. हाँ, तो जब ये 5 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिजिकल अलाइनमेंट. फिजिकल अलाइनमेंट का मतलब 2 चीज़ में आप ले सकते हैं. एक कि फिजिकली मुझे उस इंसान के कितने नज़दीक रहना पसंद है, मैं कितना टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ. सेकेंड इज फिजिकली इंटीमेट जब हम हो रहे हैं तो व्हाट आर माई एक्सपेक्टेशन. अ लॉट ऑफ केसेस जो मेरे पास जितने भी मैरिटल काउंसलिंग के लोग आते हैं, देर इज दिस डिस्पैरिटी बिटवीन फिजिकल इंटीमेसी. किसी को ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, किसी को बहुत कम चाहिए. तो यहाँ पे ना दोनों पार्टनर को दे हैव टू कम टू अ मिड स्पेस. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे आजकल के जनरेशन के लिए यू सी दिस हुकअप कल्चर. हाँ, आई फील दैट इज़ अ वेरी बैड वे टू एनालाइज अ पर्सन्स फिजिकल इंटीमेसी. तो आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, आप डायरेक्टली फिजिकली इंटीमेट हो जाता है. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डू नॉट नो अबाउट दैट पर्सन, कि ट्रिगर्स क्या है, पास्ट में कैसा इंसान था, सीखने के लिए रेडी है या नहीं, क्या रिलेशनशिप के लिए सच में रेडी है. अगर दोनों को सेम चीज़ चाहिए देन नो प्रॉब्लम. बट अगर आप इस इंटेंशन से जा रहे हैं कि ये डेट में चेंज होगा, रिलेशनशिप में बदलेगा, सो दिस इज हाउ यू विल गेट टू नो. दीज 5 थिंग्स नीड टू बी अलाइंड बिफोर यू थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड, और इवन लेट्स से यू आर मैरिड, स्टिल दीज 5 थिंग्स नीड टू बी अलाइंड. ओके. मैंने बहुत नोटिस किया है कि कोई सोशल सेटिंग में व्हेन यू आर अराउंड the opposite sex, right, and when you feel that you are attracted, not necessarily कि यार मुझे आगे बढ़ना है, but for example अगर there are some beautiful girls in a social setting और कोई लड़का वहाँ पे जाता है, suddenly behavior पूरा change हो जाएगा, language will become more polished, right, and expressions like ये start हो जाएगा, ज़्यादा chivalrous हो जाएंगे लोग. ये sudden change क्यों होता है? The need to prove that I am the worthy candidate for you. Now, this is where the problem, I mean, it's not a problem, but this is the issue. Issue का मतलब ही सेम ही है. So, it does not matter if a person is married or not married. This thing happens in a social setting. Right. तो यहाँ पे एक इंसान चाहता है कि सामने वाला will register me as a worthy candidate. मतलब मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी, तभी लोग करते हैं. अच्छा, भले ही मुझे उसके साथ कुछ अफेयर नहीं करना, तब भी मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा. क्यों ऐसा क्यों करते लोग?
बिकॉज अगेन एनिमल किंगडम के हिसाब से इवोल्यूशनरीली स्पीकिंग मेन वर पॉलीगैमस पहले, ठीक है। एक गोरिल्ला की बहुत सारी पार्टनर्स हैं और वो अल्फा है, तो वो चीज़ जो है वो हर मेल में रहती है। तो वहाँ पे जब व्हेन द पर्सन इज सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स, इनडायरेक्टली यू वुड वांट टू स्टार्ट इम्प्रेसिंग एवरीबडी अंटिल या तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो, मुझे ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं सिर्फ, या तो वैसे हो, नहीं तो ये एक बिहेवियर रहता ही है। राइट। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अफेयर करना ही है, इसका मतलब ये है कि ये आ कहाँ से रहा है। नाउ आई नो दैट मेन आर पॉलीगेमस, दिस इज माई बिहेवियर, आई नीड टू वर्क ऑन दिस। राइट 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 राइट। तो बहुत सारी नॉट बहुत सारी, कुछ मेरी क्लाइंट्स को ये वाला इशू है कि मेरे साथ तो ठीक से बात नहीं करता, पर जहाँ अलग लड़की देखा तो ऐसे उछल करके उनके साथ बात करने लग जाता है। राइट। सो द रीजन बीइंग ही इज नॉट ट्राइंग टू चीट, ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस देम बिकॉज दैट्स द इनहेरेंट क्वालिटी। या तो उस इंसान को इतना सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा दैट दिस इज अ बिहेवियर एंड आई शुड नॉट वर्क ऑन इट। तो वी आर नॉट एवरीथिंग दैट वी थिंक। नहीं, उससे क्या डोपामिन मिलता है? आई मीन व्हेंस यू हैव बिहेव्ड इन अ वे कि यार मैं इंप्रेसिव था वहां पे, डज इट रिलीज सम लेवल ऑफ डोपामिन एंड यू फील गुड? तो यहीं पे आ जाता है दैट थॉट प्रोसेस, राइट। मैंने इतने लोगों को इम्प्रेस किया, आई एम रिसोर्सफुल, तो दिस इज द बिगिनिंग। तो जब हम कुछ कर रहे हैं एंड आई एम गेटिंग अ डोपामिन हिट बिकॉज अदर गर्ल्स आर लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग एट मी, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो या तो मैं सेल्फ अवेयर हो जाऊँ, उतने में उनको हंसा हंसा करके खुश रहूँ, या तो उससे भी ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो जाऊँ कि क्या फ़र्क पड़ता है, रहना तो एक ही इंसान के साथ, इसको इम्प्रेस करो उसको मत करो, है ना। तो आई सॉ दिस थिंग दैट समथिंग लाइक अ पैराडॉक्स कि सेल्फ अवेयरनेस, पीस और लव आपको एक साथ दो ही मिल सकते हैं, तीनों आपको कभी नहीं मिलेंगे। समझाने के लिए एक्सप्लेन। आप बहुत ही सेल्फ अवेयर हैं और आपको अपनी पीस पसंद है, तो आप प्यार में पड़ेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ काम वाम करना पड़ता है, ड्रामा होता है। राइट। आप पीस में हैं और आपको किसी से प्यार हुआ, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सेल्फ अवेयर होंगे तो दोनों में से कोई एक चीज जाएगा। राइट। आप सेल्फ अवेयर हैं और आप प्यार में पड़ रहे हैं, तो पीस तो रहेगा ही नहीं। राइट। ये तीनों चीज आपको नहीं मिलेगी। राइट। मैंने बहुत लोगों को ये बोलते सुना है कि आई वांट टू बी अट्रैक्टिव बट नॉट अवेलेबल। कि यार वो तो चाहिए, लोग मुझे देख के इम्प्रेस तो होने चाहिए, यस, लेकिन मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। यस, आई एम अ वन वुमन मैन और व्हाटएवर, राइट, लेकिन इम्प्रेस तो करना है। तो दिस इज समथिंग दैट डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन सेज, दैट बी डिजायरेबल टू मेनी बट लॉयल टू वन। तो यू नीड टू बी डिजायरेबल कि वाह यार क्या मस्त है, यार वाह यार क्या मस्त है, वैसे। तो दिस इज समथिंग ऑल्सो आई से दैट पीपल टॉक अबाउट लॉयल्टी। जैसे मैं किसी को पूछती हूँ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू नीड, आई नीड अ लॉयल पर्सन। आई थिंक लॉयल इज द बेयर मिनिमम थिंग। वो तो है, उसके बारे में मत बोलो, वो तो रहना ही चाहिए। राइट, बट डोंट यू थिंक wanting to be desirable to others, that itself is the violation of loyalty? No, I'll tell you why. Because if I'm desirable to many, only then my husband will look at me saying that oh she's desirable to a lot of people. कुछ तो बात है भाई, मेरी बीवी को कितने लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं ना, so he will be more loving husband towards me. I do not have to go flirt with anybody, but I need to be desirable. Another thing, so the thing of loyalty, what you mentioned, a person should be in a position to be able to cheat but choosing not to. अभी जैसे वो ना, मतलब कोई ऐसे मतलब गंदे से ड्रेस में रहेगा, बिहेवियर उसका ठीक नहीं है, दांत उसके ब्राउन हो रखे हैं, उसको वैसे भी कोई पसंद नहीं करेगा। उसका लॉयल्टी किसके काम की है? उसकी लॉयल्टी किसी के काम की नहीं है। You need to be somewhere where you are actually desirable, right. And then you are मतलब even at the advanced and mature stage of the relationship भी आपको प्रूफ करना है कि ना मैं desirable तो हूँ बॉस, but I am just loyal to you, I am not available to anybody else. Exactly. अच्छा, तो जब 4 जगह आप जाएंगे, आपको 10 लोग देखेंगे, बोले ओ माय गॉड जय जय जय, और फिर धड़क लगेगा और वो बहुत वक्त, तब देन यू फील लाइक या मैन, बट यू नो आई लाइक ओनली यू, यू आर द ओनली पर्सन इन माय लाइफ, देन शी विल आल्सो फील दैट, एंड वाइस वर्सा। सो इसीलिए ग्रोथ जो है ना, एक कपल की एक साथ होनी चाहिए। जहाँ पे वन स्टॉप्स मेंटेनिंग देमसेल्व्स, द रिलेशनशिप स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट। या तो दोनों ही मेंटेन मत करो, या तो दोनों मेंटेन करो। मैम, जब रिलेशनशिप में लोग जाते हैं, व्हेन दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर, और डेटिंग से भी पहले का स्टेज फ्लर्टिंग, या एक दूसरे को देख के इम्प्रेस करने की कोशिश करना,
इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो सामने वाला बंदा या बंदी इंप्रेस हो जाएगी. फर्स्ट इज, और हम 2-3 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज बीइंग चार्मिंग. What makes a guy charming to a girl and what makes a girl charming to a guy, according to you? Or according to science? आई फील सी लड़कों के लिए तो चार्मिंग बनना बहुत ही ईजी है. आई फील ऐसा कैसा? मुझे लगता है एक लड़की को स्माइल ही करना होता है बस. आई डोंट थिंक देयर आर लिस्ट ऑफ थिंग्स. हाँ. और मनी माइंडेड मत दिखाओ अगर तुम हो तो. अच्छा. तो हाँ, मतलब ये ना एक कॉन्सेप्ट चला है, गोल्ड डिगर. पता नहीं किसके पास कितना सोना है जो कौन ही खोद दे रहा है. आई डोंट नो, बट गोल्ड डिगर. सो द गर्ल शुड नॉट बी ऑफ अ माइंडसेट वेयर शी अपीयर्स टू बी अ पर्सन जो कि हु इज आफ्टर मनी, एंड शी नीड्स टू स्माइल जेन्युइनली. आई थिंक लड़कियों के लिए इसमें बहुत कम मेहनत वाली काम है. ठीक है, लड़कों के लिए ज़्यादा मेहनत है. लड़कों को दिखाना है कि सबसे पहली चीज़ रेस्पेक्ट. आई एम रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन फर्स्ट. अगर आई एम रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीबडी हो जाएगा, दैट इज़ अ बोनस. तो यूजुअली लड़के जैसे आई थिंक मैं धवल को बता रही थी दैट व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट और हम जापान गए थे, वहाँ लोग उतने रिस्पेक्टफुल नहीं थे. इंडिया में मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला. हाँ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, एवरीबडी मेड मी फील दैट आई एम वेरी स्पेशल. तो लड़कों के लिए इफ ही इज शोइंग दैट वुमेन आर मच रिस्पेक्टफुल, सेकेंड जो लाइक बिगर बोनस इज एवरीबडी इज रिस्पेक्टफुल. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना लड़का अपनी सोसाइटी में बात नहीं करते, बट एक लड़के के ऊपर जो इनडायरेक्ट प्रेशर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं ना, वो अपने में ही इतना ऐसे रहता है कि क्या रेस्पेक्ट क्या ये, वो अपने में ही लगा रहता है. उसको बस पता रहता है किसी लड़की को अच्छे से ट्रीट करो, पर उतना बोझ मत डालो. फिर देखो वो इंसान कौन निखर के आ रहा है. मतलब तुम एक पौधा लगा दोगे और फिर उसमें इतना प्रेशर डाल दोगे और वो ऐसे ही रहेगा, वो खिलेगा ही नहीं. और फिर बोलोगे तो खिल ही नहीं रहा, तो क्या कर रहे हैं, तो वो कहाँ से, उसको अच्छा एनवायरनमेंट दो. बट डू यू थिंक थिंग्स लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर, थिंग्स लाइक स्मॉल टॉक, ये सारी चीजें हेल्प करती है लड़कों को ज्यादा चार्मिंग बनने में? हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर येस, बट इट शुड नॉट बी डबल मीनिंग जोक्स. बहुत सारे लड़के डबल मीनिंग जोक्स में हाँ कर देते, तो कई बार लड़कियों को समझ में आता है बट दे चूज नॉट टू लाफ बिकॉज दे डू नॉट फाइंड इट अम्यूजिंग. राइट. हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर येस, और स्मॉल टॉक येस, और उससे भी अच्छी चीज़ आर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग. आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे तारीफ करनी है. तो जैसे कि ये भी मैंने कवर किया था इन वन ऑफ द पॉडकास्ट कि लड़कियों को या लड़कों को भी whenever you praise them, the compliment should be related to how they are, not how they look. Okay. तो अगर आप किसी को बोलेंगे ओ यू हैव ब्यूटीफुल आईज, वो तो उन आँखों के साथ पैदा ही हुई है, तो उसने आँखों के लिए ऐसे कुछ मेहनत नहीं की है. तो इफ यू बट यू कांट कॉमेंट ओ यू हैव ब्यूटीफुल फिगर, यू कांट कॉमेंट, बट अ गर्ल कैन कॉमेंट ओ यू हैव ब्यूटीफुल बॉडी. राइट. तो जब आप बोलेंगे ओ that color really suits on you, whatever dress, तो then she will say oh wow thank you so much blah blah blah. और accessories पे compliment करना, nice watch या nice necklace, oh beautiful earrings. तो हमेशा accessories से related comment करने से ना there is always a story. अच्छा. oh this is gifted by my mother on my 16th birthday. So that is how a person रास्ता बनता है आपके लिए एक बात नहीं निकालने का. Okay. Yes. And another thing what makes a man more charming, what I feel, is little mysterious behavior. तो ऐसा नहीं कि भाई तुम ड्रग डीलर और मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो, तुम अच्छे इंसान में मतलब सब ऐसा हाँ 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 करके सब मत बोल दो. ओके. थोड़ी चीज रखो ताकि अ पर्सन विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू इन द नेक्स्ट डेट. वैसे तो थोड़ा मिस्टीरियसनेस रखना चाहिए अपने आसपास. अच्छी चीजें बोल देनी चाहिए, भाई नौकरी है या नहीं, ऐसे जॉबलेस घूम रहे बोल अरे मेरी तो बहुत अच्छी नौकरी, बाद में पता चलेगा और कोई नौकरी है ही नहीं, वैसे वाला मिस्टीरियस. राइट. मैं आपने थोड़ी देर पहले बताया कि लड़कों को इम्प्रेस करना इजी है, लड़कियों को इम्प्रेस करना इजी नहीं है उतना. क्यों? आई एम श्योर देयर इज सम साइंस बिहाइंड इट. यस. क्यों? बिकॉज men are very bad at decoding body language. They can decode only threat and aggression as a body language. Other than that, they're very bad.
तो एक लड़की इंटरेस्ट नहीं भी दिखा रही होगी, वो somehow they calculate it as interest. So this is where men are very bad at decoding body language. The reason being, men have been going out. वो हंटर थे, वुमेन क्या थी, बच्चों को पालती थी, तो वो केव के अंदर ही है। तो वो एक बच्चा जिसको बोलना वोलना आ नहीं रहा है, उस वो ऐसे संभाल रही है, एंड देन शी अंडरस्टैंड, अच्छा दिस एक्सप्रेशन मीन्स दिस दैट इज वाई वुमेन बिकेम मोर पावरफुल इन रीडिंग एंड डिकोडिंग बॉडी लैंग्वेज, एंड मेन बिकेम वेरी गुड इन स्पेशियल नॉलेज। इसीलिए बोलते हैं ना मेन आर बेटर ड्राइवर्स, राइट? तो ये कुछ गलत नहीं बोलते उसमें। दैट डजंट मीन एवरी वुमन इज अ बैड ड्राइवर, दैट ऑल्सो डजंट मीन एवरी मैन इज अ वेरी गुड ड्राइवर एज वेल, बट स्टेटिस्टिकली बिकॉज मेन हैव बीन गोइंग आउट, मेन ज़्यादा बाहर जाते हैं, इसीलिए उनका स्पेशल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छा है। औरतें ज़्यादा अंदर रहती है, हम अपने आपस में बात कर लेंगे, अपने चाची मौसी बुआ सबसे बात, तो इसलिए हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स ज़्यादा डेवलप्ड होता है। दिस इज़ द रीज़न। तो एक मैन अपने आप को, अगर वो मान लीजिए 5 रहेगा आउट ऑफ 10, ही विल सी हिमसेल्फ एज एन 8। एक लड़की अगर 8 पे रहेगी तो वो अपने आप को, शी विल सी हरसेल्फ एज अ 5। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज सीन कि men exaggerate and women shrink. ओके ओके मैम, पता कैसे चलेगा कोई व्यक्ति आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या सीरियसली इंटरेस्टेड है? जस्ट कैजुअल फ्लर्टिंग इज डिफरेंट, इट इज़ जस्ट लिमिटेड टू दैट वन मीटिंग, वो खत्म हो गया, उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, मूव्ड ऑन। बट कोई सीरियसली इंटरेस्टेड है, हाउ द टोन एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस चेंज? नो, तो इनिशियली माइक्रो एक्सप्रेशन सेम ही रहते हैं, तो इंटरेस्टेड है या फ्लर्टिंग है, सब में सेम रहता है। पता कैसे चलेगा? अबाउट दी फॉलोअप्स, फ्रॉम दी फॉलोअप्स। ओके, लाइक कि जैसे मिल लिए, उसके बाद चले गए, तो बाद में वो पर्सन आपको रीच आउट कर रहा है इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे या ईमेल पे, फेसबुक के कहीं पे भी, और अगर मिल रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ टॉक्स आर लाइक देयर आर हैपनिंग। सो उस पे फॉलोअप्स पे डिपेंड करता है, एंड द नंबर ऑफ डेज, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, उस पर काउंट करता है कि कितना इंटरेस्टेड है इंसान। गर्ल्स लाइक बैड बॉयज, टॉक्सिक पार्टनर्स उनको अच्छे लगते हैं, ऐसी बहुत बातें बोली जाती है। कितना साइंस है ये बात में? कुछ सच्चाइयाँ है भी या ऐसे ही बनाई हुई बातें हैं? साइंस नहीं है उसके पीछे, बट रीज़न है ये कि वुमेन आर रेज्ड विद अ फिक्स्ड माइंडसेट। एक लड़की को जब रेज किया जाता है, उसको पहले से बोला जाता है, मल्टीपल कल्चर्स, कि इनडायरेक्ट ट्रेनिंग ऑफ बीइंग अ वुमेन, हस्बैंड, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, कल के इन लॉज होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। अपने देश में लड़कियां रेज होती है, उसको पता होता है एक दिन उसको बीवी बनना है, माँ बनना है, बहू बनना है, भाभी, व्हाटएवर सब बनना है। एक लड़के को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती। एक लड़के को यही बोला जाता है, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। तो लड़का पैसे कमा लेता है, पर उसे पता ही नहीं कि बिहेव कैसे करना है। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कल मेरी बेटी, मैं नहीं थी, कहाँ गई थी? मैं डेट पे गई थी अपने पति के साथ। ओके, सो मेरी बच्ची रो रही थी घर पे, ठीक है, और माँ थी। सो उसको भूख लगी, वो रो रही है, मेरा भाई वहीं बैठा है, तो माँ ने कहा उसको देख, तो वो देख ही रहा था। He didn't pick her up. वो देख ही रहा था। तो फिर मेरी माँ ने चिल्लाया, अरे देख उसको, देख। तो बोला, तो देख ही तो रहा हूँ, क्या करूँ? no. इतने लेवल पे है। तो हमें क्या लगा, देख मतलब कि उठा, गोदी पे ले, ऐसे ऐसे क्या कर। प्रॉब्लम है उसको, जरा देख, इन्वेस्टिगेट। हाँ। तो एक बच्ची रो रही है, भाई क्यों रो रही है? तो वो माँ ने कहा देख, तो वो देख रहा था। हाँ। तो बहुत ही, ये ना बहुत छोटे छोटे वायरिंग होती है, राइट। हाँ। तो एक लड़के को ये बताना पड़ता है, तो somebody has to teach, right? फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा भाई, उसका ही बेटा जो है वो 5 साल का है, तो अभी 5 उसका साल बेटा 5 साल का हो गया है फिर भी क्योंकि उसकी माँ ने उसको पाल के बड़ा किया। हाँ। सो द थिंग इज, जब वो छोटा था, आई थिंक 2-2.5 साल का, सो दैट डे माई हस्बैंड एंड आई, वी वर गिविंग हिम बाथ, मेरे भतीजे को। तो उसके बाद मैंने कहा तुम उसका पाउडर लगा के उसको रेडी कर, मैं उसके कपड़े निकाल के, नहीं कुछ तो, मैंने कहा हाँ नहीं, तुम उसको कपड़े पहनाते रहो, मैं कंघी लेके आ रही हूँ। तो मैंने देखा मेरा हस्बैंड उसको चेंज कर रहा है, और फिर ही जस्ट वैसे कपड़े वपड़े डाल दे रहा है, और वो बच्चा ऐसा ऐसा, उसका हाथ ऐसा हो रहा है, ऐसे ही है। मैंने कहा ऐसे कर, बात करो उससे,
तो बोला बट व्हाट वुड आई टॉक टू, ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मैंने कहा अरे उसको पॉलिटिक्स नहीं बताना है, उसको बोलो अरे ये कैसा लग रहा है, ऐसे से बोलो। देन ही स्टार्टेड टॉकिंग, और फिर मेरे भतीजे ने भी एक्सप्रेशन देना शुरू किया। तो ये बहुत छोटी चीज है जो लड़कियों में इंट्यूटिव रहती है, लड़कों को बताना। सो ट्रू। तो सिमिलरली एक लड़के को पैसा कमाओ बोल के खत्म कर दिया जाता है, और बेचारा ना, कभी कभी ऐसा होता है ना इधर का वो इधर का है, वो अच्छा बॉयफ्रेंड पति भी नहीं बन पा रहा, पैसे भी नहीं कमा पा रहा, तो क्या करेगा वो? दीज आर सम ऑफ द हिडन थिंग्स दैट मेन कांट टॉक अबाउट। I can absolutely relate with this. So I have a niece, मेरी भतीजी है। जब से वो आई है आई हैव बिकम मोर एक्सप्रेसिव टूवर्ड्स किड्स। उसके पहले अगर किसी का बच्चा मुझे खिलाने के लिए दिया है, आई डोंट नो हाउ टू प्ले विद किड्स। ठीक है, वो जो आपने बोला, वो जो बच्चे जैसी आवाज़ निकालना, कार्टूनिश फेसेस करना, कुछ ना कुछ प्ले करना, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था कि यार किसी के बच्चे के साथ मैं क्यों खेलूँ, कैसे खेलूँ, क्या बातें करूँ उससे, बच्चे से। आई डोंट नो द किड, मतलब वो कौन सी चीज़ पे रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। तो आई ऑलवेज फेल्ट दैट डिस्टेंस विद अदर पीपल्स किड्स। बट द मोमेंट वी हैव अ किड इन आवर फैमिली, और जब मैं डेली उसके साथ खेलता हूँ, तो अभी मैं वो सब करने लगा हूँ, वो सब कर सकता हूँ। लेकिन वो सीखा किससे? आई लर्न इट फ्रॉम माई मॉम, फ्रॉम माई वाइफ, फ्रॉम माई भाभी, कि अच्छा ये लोग कैसे बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, राइट वो क्या बोलते हैं, तो द किड इज रिस्पॉन्डिंग। देन आई लर्न फ्रॉम देम। मुझे नहीं आता था, पैसा कमाना आता है। Yeah, but still, see, this is where it changes things. Right. That you learnt. हाँ. पर क्योंकि something told you that hey, I need to learn how to communicate with this small human being. है ना? तो तुम वो मन से आई कि भाई मुझे सीखना है यार, कुछ तो करूँगा, सीखूंगा इसके साथ। हाँ. What is her age right now? 3 years, 2.5. 2.5. हाँ. तो अब जब वो 1 महीने से 2-6 ऐसे बड़े होते होते, यू हैव इंटरेक्टेड विद सो मच दैट हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो उससे भी फर्क पड़ता है कि हम जितने एक्सप्रेसिव रहते हैं ना, हम उतने ज़्यादा इम्प्रेसिव भी हो जाते हैं लोगों के लिए। राइट, so that is one thing. Yeah, so this brings me to another very interesting topic. When we see Westerners, जब वो बातें करते हैं ना, उनकी आंखें बड़ी होती है, फेस के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस मूव होते हैं। रिवरडेल करके एक सीरीज है। हाँ, I mean I've heard of it. जो एक्ट्रेस है, my God, the expressions that she can give, the amount of expressions that she can give. बाहर का एग्जांपल नहीं, घर का एग्जांपल लेते हैं, शाहरुख खान। The number of expressions he can deliver in less than 15 seconds, right? People like us cannot deliver in 15 days. ठीक है, तो कोई बंदा कैसे इतना एक्सप्रेसिव बन सकता है, और कोई बंदा स्टिफ एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन रहता है चेहरे पे, चाहे खुश है, दुखी है, कोई चीज़ अच्छी लगी है, एक्साइटेड है, सेम एक्सप्रेशन। तो क्यों बाहर वेस्टर्नर्स इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव क्यों हैं और हम इतने कम एक्सप्रेसिव क्यों हैं? इट्स नॉट अ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स एन ऑब्जर्वेशन। yes कि मैंने बाहर देखा है कि यार छोटी छोटी चीज़ों पे, स्पेशली विद द पीपल दैट दे नो, उनका जो सर्कल रहता है, उनके फ्रेंड्स रहते हैं, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव। जब बात करते हैं आंखें इधर उधर घूमती है, हाथ इधर उधर घूमते हैं, फेस के एक्सप्रेशंस, मसल्स फ्लेक्स होते हैं। हमारे यहाँ इतना कुछ नहीं होता, स्टिफली बात होती है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे देश में लड़कों को बोला जाता है ना मत रो। तो मत रो का क्या मतलब है? तुम और थोड़ा कुछ बताओ। तो जहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि तो अगर आप फॉरेन मतलब वेस्टर्नर्स को देखिए, अमेरिकन, वो अपने बच्चों को उस तरह से रेज करते हैं कि वो सारे इमोशंस फील करें और उनको फील करने देते हैं। यहाँ पे क्या, हमें आज़ादी नहीं है गुस्सा दिखाने की। जब आप बड़े हो रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर वो अलाउड नहीं था घर पे कि आप गुस्सा दिखाओ। बट द करेक्ट वे इज यू नीड टू टेल द चाइल्ड कि ठीक है तुम्हारा गुस्सा करना जायज़ है, बट इस तरह से गुस्सा करना ठीक नहीं है। तो एक बच्चा जिसको सिर्फ यही पता है कि अगर मैं हंसूंगा और मुस्कुराऊंगा तभी जाके मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा, धीरे धीरे सारे एक्सपीरियंस और फील करने की क्षमता को दबा देता है। तो अडल्ट बन के उसे पता ही नहीं कैसे फील करना है। जैसे निखिल कामत के पॉडकास्ट में रणबीर कपूर वहाँ पे दे वर इंटरैक्टिंग, तो रणबीर ने कहा कि लास्ट स्टेज में जब मेरे पापा थे, ही वॉज हगिंग मी एंड ही क्राइड अ लॉट एंड आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। बिकॉज वो पहले कभी हुआ ही नहीं है। कभी नहीं हुआ।
तुमने पहले अपने बेटे से कभी हार्ट टू हार्ट बात ही नहीं की, तुमने हमेशा उससे दूरी बना के रखा. अब सडनली फॉर वॉट एवर रीजन तुम रो रहे हो, उसको पता ही नहीं है क्या करना है. ऑब्वियसली उसे नहीं पता चलेगा कि क्या करना है. एंड ऋषि कपूर ऑल्सो पास्ड अवे, बट नाउ इफ यू सी ही हैज सो मच ऑफ फीमेल एनर्जी अराउंड हिम. आलिया है, राहा है, नीतू है, फिर रिधिमा है, और वो नीस भी लड़की है. सो अ लॉट ऑफ फीमेल एनर्जी. सो आई फील घर में जितने भी मतलब मेल्स रहते हैं, उनको फीमेल एनर्जी से एटलीस्ट ये एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि फील कैसे करना है, क्योंकि उस क्षमता को हमने बहुत पहले दबा दिया है. और एक्सप्रेस कैसे करना है. हाँ, फील करने के बाद एक्सप्रेस भी तो करना होता है. क्योंकि लड़कों को पता रहता है कि दर्द में गुस्सा दिखाओ. उनको जब दर्द होता है तो रोने से पहले वो गुस्सा दिखाते हैं, बाद में रोते हैं. राइट. तो दर्द में रो भी सकते हैं, गुस्से तक जाने की जरूरत ही नहीं है. तो क्यों ऐसे होता है कि जैसे ही लड़का टीनेज में पहुंचता है, वो दीवार पे पंच मार रहा है और रैश ड्राइविंग कर रहा है. अ लॉट ऑफ इट इज टेस्टोस्टेरोन, बहुत बढ़ जाता है टेस्टोस्टेरोन. बट उसके अलावा फील करने की भी क्षमता को हमने दबा दिया है. राइट. जिसको कि बढ़ाने की जरूरत है. अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, कैन आई एक्टिवली बिकम मोर एक्सप्रेसिव with my facial expressions, my hand gestures, the way I talk, the kind and amount of things that I talk, right? Can I actively work on it? कैसे? अगर इंट्रोवर्ट है तो उनको ये सोचना पड़ेगा that this is helpful for my let's say professional or personal relationships and it is a skill. Okay. तो जैसे जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिग इंट्रोवर्ट, बट इतनी बात करती है, बहुत एक्सप्रेसिव है. सो शी इज वेरी एक्सप्रेसिव, बट शी इज एक्सप्रेसिव ओनली इन फ्रंट ऑफ मी. तो ऐसे लोगों को, मान लीजिए एक इंट्रोवर्ट है और उसने बिजनेस एक खोल लिया, और मान लीजिए आपकी तरह एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है. ऐसे लोग अगर इंट्रोवर्ट होंगे तो कैसे बिजनेस आएगा? राइट. तो बात करने की जरूरत है. सो यू नीड टू अटैच दैट स्किल टू मनी मेकिंग. ओनली देन यू विल स्टार्ट लर्निंग. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे हेल्प होगा ऐसे बोलने से नहीं करेंगे वो. अपने पे इंसान अपने पे काम नहीं करता. सर्वाइवल पे बात आएगी तो काम करेगा. हाँ, राइट. तो ये तुम्हारे बिजनेस के लिए अच्छा है तो मैं सीखूंगा. वैसे राइट. इंट्रोवर्ट के लिए मैं एक पॉडकास्ट देखा था, कोई कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, आई थिंक नंबर 1 कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, आई फॉरगॉट हिज नेम, इज ऑफ आई थिंक चाइनीज ओरिजिन और विन. इज इट कि यार इंट्रोवर्ट्स को ना ऐसे सोचना है कि वो मेरे लिए परफॉर्मेंस है. अगर आपकी वेडिंग है, आपको डांस परफॉर्मेंस देना है, आपको नहीं आता डांस, इट्स ओके, बट बिकॉज इट्स वेडिंग यू गो एंड डांस फॉर अ वाइल. कैसा भी हो, धीरे धीरे यू विल इम्प्रूव इफ यू डू इट रेगुलरली. सिमिलरली अगर आप इंट्रोवर्ट हो, ऐसे लोगों के साथ बात करनी है जिसको आप नहीं जानते, जिसके साथ आप फेमिलियर नहीं हो. सेट करो अपना दिमाग कि ये परफॉर्मेंस है, मुझे जाके परफॉर्म करना है. परफॉर्म करके आ जाओ. आपकी थोड़ी एनर्जी स्पेंड होगी नॉर्मल इंसान से, जो एक्सट्रोवर्ट है उससे ज़्यादा आपकी एनर्जी स्पेंड होगी. देन यू कम एंड रिकैलिब्रेट योर एनर्जी. करेक्ट. बट तभी आप जाके परफॉर्म करके आओ. That way you can remain an introvert and still get your work done. Absolutely. एंड यहीं पे ही मैं बोलती हूँ कि इसीलिए आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने थोड़ी देर पहले बोला था. यहाँ पे हेल्प होता है कि आप एक नए कॉन्फ्रेंस में गए हैं या किसी बिजनेस मीटिंग में गए हैं, वहाँ आपको कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता आपका निकनेम गट्टू है और आप घर में लुंगी पहन के सोफा में पड़े रहते हैं, किसी को नहीं पता. सो यू कैन बी हूएवर यू आर. So why not be the most charismatic side of yours can come there, और वो आके बात करना शुरू करे. और मैं ये भी अपने नेटवर्किंग सेशंस में बताती हूँ कि जब आप किसी से बात करें तो वो इंटरेक्शन 3 से 5 मिनट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं. अच्छा. क्योंकि उसके बाद हम फिर ज़्यादा अवेयर होने लग जाते हैं. हाँ, कि यार वो मुझे देख रहा है क्या, वो मेरा आई कॉन्टैक्ट में देख रहा है क्या, कि मेरे कपड़े में कुछ लगा है क्या, फिर ये होने लगता है. राइट. तो इस चीज से बच जाते हैं. Okay. 3 से 5 मिनट, यू एंटर विद अ गुड इम्प्रेशन, यू लीव ऑल्सो वेरी गुड मार्क एंड द इंटरेक्शन इज गुड. ओके मैम, अगर कोई कपल को हम दूर से देखें तो कैसे पता चलेगा इन लोगों के बीच में सब ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई समथिंग इज रॉन्ग? उनकी सिंकिंग ठीक नहीं रहेगी. लाइक जैसे कि एक कपल जो बहुत इन लव रहते हैं, लाइक आई सेड पहले भी, मिररिंग बहुत होती है, और अगर वो चल रहे हैं ना तो उनके कदम भी साथ साथ पड़ते हैं. अच्छा. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट यू विल सी. नहीं है तो एक आगे चलता रहेगा, एक पीछे, एंड द नंबर ऑफ आई कॉन्टैक्ट्स विल ऑल्सो बी वेरी लेस. अच्छा. तो यहाँ पे ना एक और चीज, आई मीन दिस इज नॉट द क्वेश्चन, बट बाय द वे दिस इज द ओनली थिंग, द सिंकिंग नीड्स टू बी सीन एंड द मिररिंग नीड्स टू बी सीन. ओके. हाँ. थर्ड इज द आई कॉन्टैक्ट, कि आई कॉन्टैक्ट कितना हो रहा है. जब एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, दैट इज द टाइम
स्पेशली इन इंडिया, बाहर का नहीं कह सकती बिकॉज आई एम हैंडलिंग अ लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट, तभी से रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाता है अच्छा इंडिया में। और उसके बाद से जो खराब होता है वो कभी नॉर्मल आ ही नहीं पाता। सो व्हेन अ पर्सन और अ कपल इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, दैट इज व्हेन दे नीड टू वर्क मोर ऑन द रिलेशनशिप, क्योंकि बच्चे आने के बाद सिचुएशन एंड थिंग्स विल चेंज। Okay. क्यों? क्योंकि अभी बच्चा मैं ही देख रही हूँ, उसको सब मैं ही कर रही हूँ, तो धीरे धीरे मेरा आई कॉन्टैक्ट इधर घट जाएगा, तो मेरा आई कॉन्टैक्ट इधर ज़्यादा बढ़ेगा। तो दिस पर्सन विल स्टार्ट फीलिंग कि यार ये तो मुझे ध्यान ही नहीं दे रही है, तो बच्चे पे ही ध्यान दे रही है। आई स्टार्ट टू फील अलोन कि यार मैं सब कुछ अकेले ही कर रही हूँ, और धीरे धीरे आई कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा। एक जो अच्छे नाइस कपल्स होते हैं, उनकी मिररिंग अच्छी रहती है, उनके कदम एक साथ पड़ते हैं, सिंकिंग रहती है, उनकी आई कांटेक्ट ज़्यादा रहती है, और वो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टच करते रहते हैं। कभी एक हाथ रहेगा, कभी सर पे रहेंगे, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ टचिंग इन्वॉल्व्ड। एक कपल जिनके बीच चीज़ें ठीक नहीं होती, ये चीज़ नहीं रहेंगी। एंड एज डज नॉट मैटर, आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आप अपने 70s में हो, चाहे आप अपने 20s या 30s में हो, these are the same cheese that you can think. Okay. In a relationship, अगर कोई कपल है, कैसे पता चलेगा to a guy or a girl that my partner is not interested in me anymore, कि यार मेरे से अभी कोई मतलब नहीं है और ये आगे नहीं बढ़ेगा, एटलीस्ट उसके साइड से तो लग रहा है कि इट्स ओवर। हाउ डू यू आइडेंटिफाई, व्हाट आर द ट्रेट्स दैट टेल यू दैट योर पार्टनर इज नॉट इन यू एनीमोर? अभी जो मैंने कहा उसकी ऑपोजिट चीज़ें, क्वेश्चन करने से, देख के बात नहीं करना। और बाय द वे मैं बोलती हूँ अपने कपल्स क्लाइंट्स को कि ये सारी चीज़ें करो। जैसे कि कुछ कुछ सिम्टम्स हैं, देख के बात नहीं करना, वो कम हो जाएगा। कोई भी प्रॉक्सिमिटी फिजिकली भी रहे, उसको हम अवॉइड करने लगेंगे। तो जैसे आप ऐसे जा रहे हैं एंड देन लेट्स से योर वाइफ इज कमिंग फ्रॉम हियर, आर यू लुकिंग एट हर एंड यू आर स्माइलिंग और यू आर जस्ट क्रॉसिंग इन द हॉलवे? बहुत छोटी सी चीज़ है अपने घर में ही, हाँ, बट उससे भी फर्क पड़ता है। तो अगर सुबह उठ करके इफ यू बोथ आर सीइंग ईच अदर, डू यू से गुड मॉर्निंग और डू यू से गुड मॉर्निंग एंड यू गिव अ टाइट हग, इससे फ़र्क पड़ता है। बिकॉज वी फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रिचुअल, आई एंड माई हस्बैंड, कि दिन में कभी भी, मैं थोड़े लेट उठती हूँ, मेरे हस्बैंड जल्दी उठते हैं, तो आई गेट अप एट अराउंड 8:30, 9, तो मैं तब उठती हूँ। एंड इवन इफ ही इज़ एट वर्क, सो आई मीन ही वर्क्स फ्रॉम होम, ही स्टिल लीव्स द कॉल एंड ही गिव्स मी अ टाइट हग एंड इट्स अ 20-second हग। जितने भी कपल्स को अपने उस पर काम करने की जरूरत है, इट नीड्स टू बी 20 seconds, बिकॉज तभी ही ऑक्सीटोसिन फ्लो होता है व्हेन यू गिव समबडी अ हग फॉर 20 seconds। राइट, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, हग करके निकल जाए। यस, तो वो सिर्फ ऐसे करने से ना, इट्स नॉट अ टच। 20 second इज लाइक व्हेन एक्चुअली टू बॉडीज टच, है ना? तो ये कम हो जाता है। देयर इज नो टचिंग, देयर इज नो आई कॉन्टैक्ट, देयर इज नो इंटरैक्शन, एंड देयर विल बी मोर लाइकली, तो यूजुअली ये लोग रूममेट सिंड्रोम में आ जाते हैं। फिर वो लोग रूममेट्स बन के रहते हैं। हस्बैंड आ रहा है ऑफिस से, वाइफ आ रही है, या तो कपल्स भी आजकल लिव इन में भी रहते हैं, बट दे जस्ट देयर। और जे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव ऑल्सो नोन कपल्स हु आर जस्ट टू लेजी टू गेट अ डिवोर्स। दे आर कंफर्टेबल विद दैट डिस्कम्फर्ट ऑल्सो। आपको देख के पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं है, बट यार अभी कौन ये करेगा, अभी फिर से कौन शुरू करेगा, अभी क्या, तो उससे अच्छा अपने ही हस्बैंड वाइफ के साथ काम कर लो, प्लीज थिंग्स विल बी बेटर, ट्राई एंड इंप्रूव। यस, राइट। एंड आई फॉलो दिस डॉक्टर गॉटमन्स, डॉक्टर जॉन गॉटमन, डॉक्टर जूली गॉटमन। उन लोगों ने 40 साल का रिसर्च किया है शादी पे एंड रिलेशनशिप पे, एंड दे से कि इट इज नेवर टू अर्ली, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट वर्किंग इन द रिलेशनशिप। अच्छा, कभी भी काम कर सकते हैं। आपकी उम्र चाहे 60-70 की हो, चाहे आप अभी अभी रिलेशनशिप में आए ही हैं, नए नए हैं, यू कैन स्टिल स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप। राइट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं कि उनको बाहर नहीं जाना होता, उनको चीट भी नहीं करना होता, कोई और अट्रैक्टिव भी नहीं लग रहा है, बस अपनी रिलेशनशिप से खुश नहीं है, अपने पार्टनर में इंटरेस्टेड नहीं है। कंपेनियनशिप इट्स ओके कि हाँ ठीक है, साथ है तो फर्क पड़ेगा, नहीं है तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को ये रिलेशनशिप को बेटर बनाना है, थोड़ा काम करना है इस पे, थोड़ा फील करना है, वो नहीं होता। एंड दे आर जस्ट टू कंफर्टेबल विद इट कि यार ये छोड़ के कुछ नया क्या फिगर आउट करना, क्या काम करना, इट्स ओके, मैं मेरे स्पेस में कंफर्टेबल हूँ, वो अपने स्पेस में कंफर्टेबल है, वी आर जस्ट लिविंग टुगेदर, लाइफ विल गेट ओवर एट सम पॉइंट। या तो ऐसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कपल्स लाइक दैट
बट दिस इज वेयर दे नीड टू नो कि यार टाइम ऐसे भी बीत रहा है, तो काम कर लो अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि अभी शादी हो गई है, एक इंसान तुम्हारे लिए है, एंड मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बून भी हो सकता है, बहुत बड़ा आशीर्वाद भी हो सकता है, बहुत बड़ा श्राप भी हो सकता है। गलत इंसान के साथ आपकी शादी हो गई तो आपकी ज़िंदगी जहर, मतलब जहन्नुम हो जाएगी, नरक। वही सही इंसान के साथ आपकी बन गई तो इट विल बिकम अ हेवन, स्वर्ग बन जाएगा उसी इंसान के साथ। तो जैसे दो लोग अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं और अभी घर आ रहे हैं, तो कम से कम आधा एक घंटा उनको सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए, और उसमें ऑफिस की बात नहीं करनी है, खाने में क्या बनना है ये नहीं बात करनी है, अरे विम बार ख़त्म हो गया सर्फ एक्सेल लाना है बात नहीं करनी है। उनको बात करनी है कि आज कैसा फील हुआ, या तो क्या दिन में कोई ऐसी चीज़ थी जो तुम्हें अच्छा लगा, या तो ग्रोथ के बारे में बात करना है। इस तरह से धीरे धीरे बॉन्डिंग फिर से बनती है। तो बॉन्डिंग बना भी सकते हैं और ये सारी चीज़ें ना करें तो बिगड़ भी सकती है। सो इट्स जस्ट लाइक टेकिंग बाथ। तो हमें पता है कि नहाने से हम साफ सुथरे हो जाएंगे, और अगर हम नहीं नहाएंगे तो 5-6 दिन में बदबू आने लग जाएगी, गंदे दिखने लग जाएंगे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल हैपन। सो दिस इज लाइक अ रिचुअल, रोज करने की एक्टिवली अवेयरनेस के साथ काम Yes. करना। उसके बाद कैसे पता चलेगा रिलेशनशिप में अगर कोई एक इंसान चीट कर रहा हो? व्हाट आर दोज सीक्रेट ट्रेट्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, बॉडी लैंग्वेज पैटर्न्स, एक्सप्रेशन, जिससे पता चले कि यार मेरा बंदा या बंदी चीट कर रहा है? जैसे एक चीज कि सडनली वो इंसान अपने लुक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाएगा। Oh. हाँ, तो और फिजिकल लाइक लुक्स कॉन्शियस हो जाएगा, जिम विम जाना ज्वाइन कर दे। हाँ, सिर्फ जिम ज्वाइन करना इज टुवर्ड्स फिटनेस ऑल्सो, हो सकता है कि भाई फिटनेस राइट, नहीं, लुक्स पे नए कपड़े खरीदना, ये हो जाता है सेकेंड। थर्ड इज लिटिल बिट सीक्रेसी। तो जैसे अभी मैं फ़ोन पे किसी से चैट कर रही हूँ, और अगर मेरे हस्बैंड इस तरह से आए, मेरे मन में चोर है, तो मैं कहीं ना कहीं बॉडी थोड़ा टिल्ट कर दूंगी। तो मेरे हस्बैंड को वैसे भी उतने दूर से नहीं दिखेगा, बट दिस इज एन माइक्रो जेस्चर, मेरे अंदर चोर है। सो आई एम चैटिंग, बट इफ ही इज कमिंग आई विल बिकम लाइक दिस। ओके, हाँ, ये बहुत ही सटल साइन है पर लोग करते हैं ये। राइट। हाँ, और अगर रिलेशनशिप आपका ओके है तो सडनली आपको ज़्यादा प्यार मिलने लग जाएगा। मैंने एक बड़ा स्टूपिड सा एक्सक्यूज वन ऑफ माय क्लाइंट से ये भी सुना था, नहीं मैंने इसलिए बाकी लड़कियों के साथ मैं इंटीमेट होने लग गया सो दैट आई कैन लव माय वाइफ। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं बाहर अगर कुछ करके आता हूँ तो मुझे उसके लिए सिंपैथी फील होता है, एंड देन आई गिव हर मोर लव। बट दैट इज अ टॉक्सिक बिहेवियर। ओके, कि इस तरह से अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, इट इज ड्राइविंग फ्रॉम पिटी, वो प्यार से नहीं आ रहा है। एक डर भी हो सकता है ना कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, उससे अच्छा थोड़ा और अटेंशन दे देता हूँ। हाँ, तो फिर ज़्यादा गिफ्ट्स खरीदने लग जाएंगे जो कि पहले नहीं आते थे, अब धड़ाधड़ गिफ्ट्स आ रहे हैं, तो दे विल ऑलवेज वांट टू कंपेंसेट फॉर समथिंग, एंड दिस इज व्हाट, जैसे बच्चे, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाऊंगी तो महंगे गिफ्ट दे दूंगी। ट्रू, तो द सेम थिंग। ओके, बी केयरफुल। अगर गिफ्ट्स आ रहे हैं, सडनली आपका पार्टनर मिरर में ज्यादा देख रहा है, Yes. नए परफ्यूम्स खरीद रहा है, Yes. ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, तो देन बी केयरफुल। यस, और आप नहीं कर रहे वो पर सब। आप नहीं कर रहे हो। राइट। ओके मैम, हाउ अगर कोई रिलेशनशिप में वो चार्म नहीं रहा, वो इंटीमेसी नहीं रही, राइट, हाउ थ्रू जस्ट बाय एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ विथ योर बॉडी लैंग्वेज आप उसको रीइग्नाइट कर सकते हो? आई एम श्योर साइंस ने इसके ऊपर भी काम तो किया ही होगा। एब्सोल्युटली। जैसे मैंने जो कहा 20 सेकेंड्स हग्स और एक सेकेंड है 6 सेकेंड्स किस। तो ये दोनों चीज़ उसको, जैसे मैं ये टास्क में देती हूँ अपने कुछ क्लाइंट्स को, 6 सेकेंड्स किस, 20 सेकेंड्स हग और ABT, ऑलवेज बी टचिंग। तो अगर तुम आपस में कहीं जा रहे हो, वो किचन में है और तुम पानी भरने जा रहे हो, तो उतने में भी उसको कहीं एक टच करके जाओ। सो द मोर योर बॉडी कम्स क्लोजर, द मोर योर बॉडी गेट्स रिमाइंडेड, ओ आई हैव दिस पर्सन। राइट, ओके, these are all subconscious things। मतलब हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, बट that's how our brain is wired, that's how our bodies are designed to work in a certain way। मतलब जब ये सब चीज़ें नहीं पता थी, इतने अवेयर नहीं थे हम, तब भगवान ने ये सब चीज़ें उसी लिए डाली कि नेचुरली वी बिहेव इन अ सर्टेन वे। तो ये सबकॉन्शियस पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, और इसीलिए आप देखेंगे ना, इंडिया में किसी भी मतलब पेरेंट्स जो सीनियर लोग हैं,
आप एक कॉमन चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, दे स्लीप इन डिफरेंट रूम्स. बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे के साथ मम्मी सो रही है, पापा अलग रूम में सो रहे हैं. रीज़न बोल देते हैं, नहीं खर्राटे लेते हैं पापा इसलिए हम अलग रूम में सोते हैं, नहीं तुमको पढ़ाई करना होता है तो तुम्हारे साथ इसलिए सोते हैं. बट मोस्ट ऑफ द हस्बैंड वाइफ इन इंडिया दे आर नॉट स्लीपिंग ऑन द सेम बेड टुगेदर. द रीज़न बीइंग बहुत पहले कुछ चीज़ बिगड़ गई है जिसको सुधारने की हिम्मत ना मुझ में रही ना ताकत सामने वाले में रही, तो ऐसे ही चले जा रही है. So these are some of the things where now a couple that I'm counseling, they are into 20 years of their marriage and they want to rekindle the things. So I have given them this thing कि हफ्ते में एक दिन तुम्हें डेट पे जाना है and you need to ask each other certain questions. तो हो गया, जो 20 साल में करना भूल गए थे, you can still do that. Okay, okay. I think very interesting, very insightful conversation on the relationship side. अभी घर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, काम पे जाते हैं, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट. शुरू करते हैं इंटरव्यू से. अगर मैं कोई इंटरव्यू में जा रहा हूँ, हाउ डू आई इंश्योर कि दे टेक माई कैंडिडेचर सीरियसली, मैं सिलेक्ट हो जाऊँ. हाउ कैन आई इम्प्रेस द इंटरव्यूअर. और एज एन इंटरव्यूअर में मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा झूठ बोल रहा है या कोई बंदा फेक रहा है या ये मेरे कल्चर के लिए ठीक नहीं है. हाउ बोथ द साइड्स रीड ईच अदर थ्रू एक्सप्रेशंस. तो पहले इंटरव्यूई का बताती हूँ. कुछ चीज़ें जैसे अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और 11 बजे की आपकी इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट है. आप जैसे भी ट्रैवल करके आ रहे हैं, मान लीजिए आपने एसी में ट्रैवल नहीं किया तो आपको गर्मी लगी होगी. 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, आप 10:55 में पहुँच गए, विच इज़ काइंड ऑफ बिफोर टाइम. बट you came with a hot environment and you are sweating and you are kind of anxious because your interview is now about to happen. तो बहुत सारी चीज़ें मिला करके आपके बॉडी लैंग्वेज को तहस नहस कर देंगे. तो 11 बजे का अगर आपका इंटरव्यू है, सो आधे घंटे 45 मिनट्स पहले एटलीस्ट उस आसपास पहुंच जाना है. हम किसी कैफ़े में बैठ जाएंगे, अपने आप को बैठ करके शांत करेंगे ताकि मैं उस एनवायरनमेंट में आराम से आ जाऊं, मैं स्वेट नहीं करूं, मेरे बाल ठीक रहे. क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मैं दिख कैसे रहा हूं, मैं हाउ एम आई अपीयरिंग. तो अगर हम टाइम से आधे घंटे 45 मिनट्स पहले पहुंच जाएंगे तो आई विल बी मच मोर प्रेजेंटेबल, एक्लेमेटाइज कर दो एनवायरनमेंट के साथ एंड रिलैक्स्ड. ठीक है. देन नेक्स्ट इज, आपको ये पता रहना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन वैसे पूछेंगे जो आपको नहीं आता, एंड इट्स ओके. मतलब फालतू में गेस मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है. ये भी हो सकता है कि 3 सवाल उन लोगों ने पूछा, आपको तीनों के जवाब नहीं पता. तो अगर 2-3 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको सभी के साथ आई कांटेक्ट करके बात करनी है, किसी एक के साथ नहीं. जो लोग बहुत नर्वस रहते हैं और ऐसे ही 1-2 रील्स उठा करके उन्होंने बॉडी लैंग्वेज सीख लिया है, दे विल टेंड टू यूज़ देयर हैंड अ लॉट, और वो उनका आवाज़ भी बहुत ऊंची रहेगी. तो अगर जैसे आपने पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैंने तो रिहर्स किया है, तो मैं उस पर जल्दी से बोलूँगी, माई नेम इज़ कानन टांडी एंड आई हैव कम फ्रॉम दिस स्मॉल लिटिल सिटी कॉल्ड एज दिस प्लेस. तो मैं ऐसे बोलने लग जाऊँगी, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी जब आप उस कैफ़े में बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, सोचेंगे. तो आवाज़ बढ़ानी नहीं है, आपको अपने आप में ही यू नीड टू बी योर सेल्फ और आपको आंसर करना है. इसके अलावा जब आप बैठें चेयर पे, तो उस चेयर का फुल कवरेज लेना चाहिए. तो क्या होता है, जल्दी जल्दी में जब हम रहते हैं तो हम चेयर में पूरी तरह से बैठते नहीं हैं, आधे सीट में बैठते हैं, तो हमारे पाँव ऐसे हो जाते हैं, फिर पूरे नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो फिर हार्मोन बढ़ाती है. अच्छा तुम ऐसे बैठे हो, मतलब कि तुम्हें जल्दी जाना है, मतलब कि एड्रेनलिन रश. तो फिर हम जल्दी और नर्वसनेस के अंडर में आ जाते हैं. और ये सब सबकॉन्शियसली होता है. यस, वी आर नॉट अवेयर कि ये सब हो रहा है. नहीं. हाँ. तो हम ऐसे करके बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे करके फिर ये होने लग जाएगा, मैम मे आई प्लीज़ हैव सम वाटर, ये सब कर लेंगे, पर आप तब भी डर में रहेंगे. तो इसीलिए टाइम से पहले आ जाने से धीरे धीरे अगर आप एंशियस भी रहेंगे, टाइम के में थोड़े टाइम के बाद आप रिलैक्स होना शुरू कर देंगे. ओके. Oh, as an interviewer. As an interviewer, how do you identify that the candidate is lying, not fit? So you need to ask कि लास्ट जॉब में, पहली जॉब है तब तो पहला ही है, तो आप पूछिएगा तब भी कि लाइफ में तुम्हारे कब कोई इशू हुआ था किसी के साथ, तुमने उसको कैसे सॉल्व किया. अगर एक्सपीरियंस्ड इंसान है,
तो उसको पूछना है कि तुमने तुम्हारी लास्ट कंपनी में कौन सा ऐसा कोई पर्सन था जो तुम्हें पसंद नहीं था और क्यों। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये हाँ। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा। तो रीजन से आपको पता चल जाएगा कि क्या ये वो हाँ। नहीं, एक तो वो था, वो तो सबके तलवे चाटता था इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। हम्म। तो किस तरह से वो अपने एक्स कंपनी, एक्स मैनेजर और अपने एक्स कोलीग्स के बारे में बात करें, वो आपको बता देगा कि वो इंसान कैसा है। हाँ, और इंसान पैसे के लिए बिकेगा या नहीं बिकेगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप उनसे पूछेंगे, अच्छा ठीक है, तुम्हारा एक्सपेक्टेड सैलरी जितना भी है लास्ट कंपनी में अगर उसको डबल कर देते तो रहते क्या। ये तो उसको हाँ ना कुछ भी बोलेगा, बट द मेन थिंग यू नीड टू सी इज हाउ इज द पर्सन आंसरिंग। ओके। कि नहीं, उस कंपनी में ग्रोथ मिल नहीं रहा था, मुझे वैसे भी निकलना था तो मैं निकल गया। हाँ, पैसे बढ़ा देते तो शायद मैं सोचता। बहुत कम लोग हाँ बोलेंगे इस क्वेश्चन में, मोस्टली ना ही बोलेंगे, पर कैसे वाला ना बोलना है आपको वो देखना है। ओके, तो दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। हाँ, तो पैसे बढ़ा देते तो आई डोंट नो, शायद रह जाता। नहीं, मैं तब भी नहीं रहता क्योंकि मैनेजर खराब था। नहीं, मैं तब भी नहीं रहता क्योंकि उस कंपनी का कल्चर ठीक नहीं था। नहीं, मैं तब भी नहीं रहता क्योंकि मेरे लिए वो वैसे भी बहुत दूर पड़ रहा था। तो जितना ज़्यादा रिडिकुलस रीज़न देंगे उतना ज़्यादा सच में रिडिकुलस थॉट उनके आते रहेंगे। ओके। तो मान लीजिए व्हाटएवर आपकी ऑफरिंग है, तो उस पैकेज से आप उनको कम करके बोलिए। हाँ, और उसमें ऑनेस्ट, ऑब्वियसली हमें ऑनेस्ट भी रहना है। मान लीजिए 13 लाख का पैकेज है और आपने कहा कि 9 लाख का ही है पैकेज, तो वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? क्या वो नेगोशिएट कर रहे हैं या बोल रहे हैं यार क्या फिर आना ही क्यों था, अगले वाले कंपनी ने तो मुझे ऑलरेडी 12 का पैकेज दे ही रखा है। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी 12 का ऑफर है टाइप का स्टेटमेंट आया, दैट मीन्स कल उनको 15 का ऑफर मिलेगा तो वो चले जाएंगे। और अगेन यहाँ पे हमें ये भी नहीं देखना चाहिए किसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। शायद उनका सोल गोल ही होगा कि मुझे पैसे ही कमाने हैं, लोन वोन चुकाना है, मम्मी पापा ने उधार ले रखा है, ब्ला ब्ला। तो ऐसे पता चल जाएगा। नथिंग रॉन्ग, मतलब वो बंदा अपनी जगह पे गलत नहीं, आपकी जगह के लिए शायद गलत है। Yeah. हो सकता है, बिकॉज यू वांट पीपल टू हु आर मोटिवेटेड बियॉन्ड जस्ट मनी। यस, आई मीन पैसा इज अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर, बट अगर अच्छी टीम होती है ना, वही टीम आपको ग्रो भी करवाती है। राइट राइट राइट। वर्क कल्चर में एज अ लीडर आपको कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा मेरी कंपनी छोड़ के जाने वाला है? व्हाट आर दोज सीक्रेट बिहेवियरल पैटर्न्स जहाँ से पता चले कि यार ही इज़ कुकिंग समथिंग, इज़ प्लानिंग समथिंग? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। बहुत साल पहले मेरी कंपनी में एक बंदा था, ही वॉज अ ग्रेट डिज़ाइनर। मतलब कोई ऐसा बंदा कि जिसके आने से आपके डिपार्टमेंट की ओवरऑल क्वालिटी बढ़ जाती है, एंड देन यू कैन गेट मोर डिफिकल्ट काइंड ऑफ वर्क, बिगर वर्क। तो ऐसा इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ही वॉज देयर इन अ कंपनी, एंड उसके कॉन्फिडेंस पे मैं कोई बड़ा काम लेके आया था। अ बिग कॉन्ट्रैक्ट वॉज फाइनलाइज्ड। जैसे मैं एंटर करता था ऑफिस में, दैट गाय यूज टू मूव अ लिटिल इन हिज चेयर। तो मुझे, मेरा इंट्यूशन स्ट्रांग है, मुझे लगा कि यार ये बंदा ही इज़ कुकिंग समथिंग, ही इज़ प्लानिंग समथिंग। ये और ब्रेक्स में जब सब बाहर होंगे, ही स्टिल स्टिकिंग टू हिज कंप्यूटर एंड ही ऑलवेज स्विचेज ऑफ द स्क्रीन बिफोर ही गेट्स अप। सब नहीं करते, ये काम ही चल रहा है ना, बाजू वाले को पता ही आप क्या काम कर रहे हो, तो अपना वो स्विच ऑफ करके वो जाएगा। तो मैंने उसको बुलाया, बोला भाई इफ़ एट ऑल यू आर प्लानिंग, यू प्लीज़ लेट मी नो इन एडवांस, बिकॉज मैं तेरे बेसिस पे तू है इसलिए मैं कोई एक अच्छा काम लेके आ रहा हूँ। इसलिए नहीं, मैं इधर ही हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, आपको ऐसा क्यों लगा मुझे पता नहीं। दैट गाय रिजाइंड इन 2 weeks। सो व्हाट आर दोस ट्रेट्स की जिससे पता चले कि ये बंदा मेरी टीम छोड़ के जाने वाला है? आपने तो खुद ही आंसर कर दिया ये क्वेश्चन, सारे ही पॉइंट्स वही है जो अच्छा। आपने बताए। और एक चीज़ जो आपने कहा कि उसका मूवमेंट हो जाता था, आपने नोटिस किया, तो ये इतना अवेयर रहना पड़ता है उस लीडर को भी। उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें कि वीकडेज में ऑफ लेने वाला जो चीज़ है, तो आजकल तो एचआर लोग पकड़ लेते हैं, वीकडे में ऑफ क्यों ले रहे हो तुम, कल तो ठीक थे, आज कैसे बुखार हो गया, तुम कहीं इंटरव्यू दे रहे हो क्या? तो लोग बोले नहीं नहीं इंटरव्यू नहीं दे रहा, नहीं, वीकडे में ऑफ लेना है इज अ बिग साइन। राइट। उसके अलावा आपसे जो अगर वीकली कैचअप होगा या बाई वीकली कैचअप होगा, उसमें धीरे धीरे इनपुट्स कम होने लगेंगे। और कोई भी एट्रिशन जो होती है या कोई जॉब छोड़ता है, वो वैसे नहीं छोड़ता अगर पैसे रिलेटेड नहीं है, तो वो आपसे एडवांस में कुछ ना कुछ उसने बोला होगा, कोई आइडिया दिया होगा जो हमने रिजेक्ट कर दिया,
या तो ग्रुप में उनका सपोर्ट नहीं करके किसी और को सपोर्ट कर दिया। तो क्या होता है ऐसे में, यू एज अ लीडर अ पर्सन नीड्स टू बी मच मोर इमोशनली इंटेलिजेंट। मैंने इसका आइडिया रिजेक्ट किया, पर बाद में उस चीज़ को एक्नॉलेज भी करो कि यार बहुत अच्छा आइडिया था, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट फिटिंग, बट आई रियली अप्रिशिएट यू गेव अ गुड आइडिया। तो क्या होता है, लोगों को जब एक्नॉलेजमेंट मिलती है तभी दे फील सीन। जितना ज़्यादा मुझे लगेगा कि मेरी वैल्यू है, उतना ज़्यादा मैं उस कंपनी में रहूँगी। ओके। So the leader forgets to make them feel validated, forgets to give them acknowledgement, forgets to give them the pain acknowledgement also. Right. कि पागल है क्या, आज गोबर खा के आया, ये कैसे आइडिया दे रहा है, बोल दिया, ठीक है, सब लोगों ने हाँ हंस दिया। हाँ. बाद में अकेले में जाके माफी नहीं मांगनी है, Right. ग्रुप के सामने ही उस चीज को सामने, बोल रहा है। right, हाँ, right. तुमने मजाक ग्रुप के सामने उड़ाया तो माफी भी ग्रुप के सामने मांगो। और अगेन अपने कल्चर में सिखाया जाता है माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। So when you do that, that is when you'll gain the actual loyalty of the colleague. Right. Very right. important. Okay. Okay. As a leader, मैम, मोस्टली आपके आजू बाजू yes men रहते हैं, who agree on most of the things that you say. बॉडी लैंग्वेज से कैसा पता चलेगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो बंदा हाँ बोल रहा है या agreeing with my ideas, but inherently अंदर से वो मेरे से agree नहीं कर रहा है. He's thinking I'm stupid inside his head, but he's not telling me. कैसे पता चलेगा? हाँ, आपको दिखेगा 3-4 जेस्चर्स। एक आपको दिखेगा कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, यूजुअली वो आई कांटेक्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे अग्री नहीं करी, तो मैं बोलूँगी हाँ। अच्छा। फास्टर हेड नॉड, हाँ, लेसर आई कांटेक्ट, लिप पर्सिंग, बॉडी पॉइंटिंग चेंज। ओके। ये 4 सिग्नल होते हैं जो आपको बताते हैं कि मेरे साथ अग्री नहीं कर रहा, पर कुछ बोल नहीं रहा है, तो हाँ। वैसे अब जो लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे उनको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये चीज़ नहीं करना है, तो उनके लिए मैं बता दूं, तब भी कुछ ना कुछ आप सिग्नल दे ही देंगे। इस चीज़ को हम फेक नहीं कर सकते। दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग, हम इसमें फेक नहीं कर सकते। जिसमें आप डिसएग्री कर रहे हैं, अगर आप बोलेंगे ओ ऐसा से नहीं करना है, तो आप ये कर देंगे, ये नहीं करना है तो आप ऐसे कर देंगे, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी लीक कर ही देगी। तो ये 4 सिग्नल है। ओके। ऑलराइट। इन सेल्स कोई कैसे ज़्यादा परsuasive बन सकता है? हाउ कैन यू विन ट्रस्ट इमीडिएटली? हाउ कैन यू इम्प्रेस द अदर पर्सन? मैंने ये भी सुना है कि इन बिजनेस, इन सेल्स, पीपल लाइक टू डू बिजनेस विद पीपल दे लाइक। मतलब अगर आप उनको एज एन इंसान अच्छे लगे तो आपके साथ डील होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा, आप उनको अच्छे इंसान नहीं लगे या उनके साथ वेवलेंथ मैच नहीं हुआ, तो आपके साथ काम नहीं करेगा। सो हाउ टू विन एट सेल्स? By controlling your body language or expressing yourself in a certain way. How to win at sales and how does a psychopath trap the victim? Body language same होता है। Wow, explain please. तो उसमें हम बनते हैं charismatic इंसान, उसमें हम ट्राई करते हैं instant connect, उसमें हम ट्राई करते हैं finding out commonalities, उसमें हम ढूंढते हैं कि कौन कौन सी चीज़ में मैं उस इंसान को कॉम्प्लीमेंट दे सकूं जिससे उसको अच्छा लगे। True. उसमें हम ढूंढते हैं एक ऐसी चीज़ कि मैं उसको बोलूं और वो ज़्यादा बात करे और मैं कम। Okay. ये चीज़ कॉमन है बिटवीन अ साइकोपैथ इज लुकिंग फॉर अ विक्टिम एंड अ पर्सन इज लुकिंग टू मेक सेल्स। Okay. तो हाँ, ये कुछ चीज़ है। But it works. या एब्सोल्युटली। सेल्स में ये काम करता है। Yes, until and unless a person is very much aware कि सामने वाला ये करने की कोशिश कर रहा है। बट जनरली लोगों को अपने बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। True. तो वो उसी में फंस जाते हैं। ट्रू राइट। मैंने जितने भी लोगों को सेल्स में सक्सेसफुल देखा है ना, उन सब में ये कॉमन चीज़ें हैं कि वो आपको कोई तो चीज़ में कॉम्प्लीमेंट कर देंगे जिससे कोई स्टोरी निकले, फिर वो स्टोरी को इतना एंजॉय करेंगे कि वाह यार मज़ा आ गया, मेरे साथ भी ये हुआ था, और उससे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। फिर काम की बात शायद ना भी हो, फिर भी सेल्स हो जाती है। आई गिव एन एग्जांपल। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी सेल्फ्रिजेस पे। सेल्फ्रिजेस करके यूके में बॉन्ड स्ट्रीट पे एक बहुत बड़ा स्टोर है, जिस स्टोर ने पूरा रिटेल पूरी दुनिया में ट्रांसफॉर्म किया। सो अभी हम जो मॉल्स वगैरह देख रहे हैं कि ऐसा शॉपिंग प्लेस कि जहाँ पे आप चल सकते हैं, जहाँ पे वॉकवेज है, आइल्स है, जहाँ पे एक बिलिंग काउंटर सेपरेट है, जहाँ पे वॉशरूम है, जहाँ पे चीज़ें अलग अलग कैटेगरी से रखी गई, आप अपने आप से देख सकते हैं, किसी को पूछना नहीं पड़ता। तो ये पूरी दुनिया का पहला सबसे ऐसा फॉर्मेट कोई स्टोर का था, वो सेल्फ्रिजेस।
सेल्फ्रिजेस। तो मैंने सेल्फ्रिजेस की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, फिर मैं लंदन गया, सेल्फ्रिजेस मैंने विजिट किया क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। उसका जब ओपनिंग हुआ 2 मिलियन पीपल फ्रॉम अक्रॉस द यूके इन अर्ली 1900s दे केम टू सेल्फ्रिजेस, राइट। एंड इट वाज द फर्स्ट स्टोर इन द होल ऑफ वर्ल्ड कि जो स्टोर के अंदर एक वॉशरूम था, ठीक है। तो एज एन एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट मेरे लिए वो बहुत फैसिनेटिंग बात थी। तो मैंने पढ़ा था सेल्फ्रिजेस के बारे में, मैं जाके विजिट करके आया था। फिर मैं गया एक ब्रांड को पिच करने के लिए, उसके 2-3 साल बाद एक ब्रांड को पिच करने के लिए गया। मैंने वो लीडर का सोशल मीडिया देखा था, उसने भी सेल्फ्रिजेस की तारीफ़ की थी कहीं पे, और मैं जानता हूँ इसके बारे में, सब जानता हूँ क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी। मैं वहाँ गया, मैंने मेरी पिच रखी, उसके बाद ऐसे ही हम बातें कर रहे थे और मैंने बोला मैं अभी जस्ट लंदन से आ रहा हूँ लास्ट वीक, और सेल्फ्रिजेस क्या डेकोरेट किया था उन्होंने इमीडिएटली कनेक्ट बैठ गया। He said, "Oh, you like Selfridges?" I said, "यार, I love Selfridges. That guy has transformed the retail in the world." और फिर बात हमारी आधे घंटे तक Selfridges के बारे में ही हुई, right? Then we gave a figure, immediately approved, and the sale was closed. So I learned कि if you find commonalities, आप उनको stories बताने का मौका दो, क्योंकि नहीं सुनता हर कोई हर किसी की, तो stories सबको बोलने का मन होता है। बिल्कुल। So it works in sales. Yes, absolutely. So जैसा कि आपने बताया, अ पर्सन नीड्स टू बी दैट अवेयर कि Yeah. आपको याद था, आप भी अपना होमवर्क करके गए थे। दैट इज द पार्ट यू आर कन्वीनियंटली लीविंग आउट, कि यहाँ पे भाई ये वाली भी तो मेहनत है, Right. कि तुमने क्या क्या किया, मैं किससे बात करना जाने वाला हूँ, किससे बात करने जाने वाला, उसके बारे में जानना। सो दैट Right. इज समथिंग दैट यू डिड। Right. सो आई थिंक बहुत बड़ा श्रेय उसको भी जाता है जो लोग होमवर्क करके आते हैं ना Right. अपना, Right. दे कैन ऑल्सो मेक द डील्स फास्टर। राइट। नेगोशिएशन में सम पीपल आर वेरी गुड एंड सम आर पथेटिक। कोई बहुत अच्छे से नेगोशिएट कर पाता है, कोई अपना इंटरेस्ट कवर कर ही नहीं पाता। क्या फ़र्क होता है दोनों की बॉडी लैंग्वेज में और एक्सप्रेशन में एंड द वे दे कैरी देमसेल्व्स? I feel more than body language, it is more deep. The deeper reason is self-esteem. जो इंसान नेगोशिएट नहीं कर पाता है उसका सेल्फ एस्टीम लो होता है। हाँ, जो अच्छा नेगोशिएटर रहता है उसका सेल्फ एस्टीम हाई रहता है। आप कभी भी एक इनसिक्योर लो सेल्फ एस्टीम वाले इंसान को नहीं देखेंगे जो कि बड़ा अच्छा नेगोशिएट करता हो। दिस इज अ डायरेक्ट कनेक्ट। Wow, very interesting, ma'am. You've changed the perspective of the question. Let's go to self-esteem. How can one improve से? पहले तो पता कैसे चलेगा मेरा सेल्फ एस्टीम कम है, और फिर सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कैसे किया जाए? पता करना इज़ वेरी सिंपल। आपको दिखेगा कि आपको ऐसा फील होगा कि सभी आपसे अच्छे हैं। हर कोई आपसे अच्छा है, पर मन में इंटीरियर मतलब अंदर आपको लगेगा यार मैं इतना भी तो बुरा नहीं, उससे तो मैं ठीक ही हूँ, पर वो बोलने की आदत नहीं होगी हमें। तो सेल्फ एस्टीम ऐसे पता चलेगा। आइडियाज़ आएंगे, आइडियाज़ बोल नहीं पाएंगे। जज होने का डर रहेगा कि यार लोग बोलेंगे क्या फालतू आइडिया है, क्या स्टूपिड आइडिया है, क्या गधा है, लोग ये सुनने का डर रहेगा। तो ये सब चीज़ें से पता चलता है कि मेरा सेल्फ एस्टीम लो है। इससे काम कैसे करें? जो एग्जिस्टिंग इंसान आपके लाइफ में है आप उससे मत बात कीजिए, आप बात कीजिए एक नए इंसान से, बिकॉज यहाँ मेरा इम्प्रेशन ऑलरेडी सेट है। सो इफ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू वर्क ऑन अ न्यू क्लाइंट, एंड न्यू क्लाइंट के साथ हम थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे, हम बॉडी लैंग्वेज में पावर पोजिंग करेंगे, हम अपने वॉइस पिच में चेंज करेंगे। लेकिन वो ऑकवर्ड नहीं हो जाता? बिकॉज यू आर नॉट दैट, यू आर ट्राइंग टू बिकम समथिंग दैट यू आर नॉट। तो वो ऑकवर्ड नहीं हो जाता? इनिशियली इट इज़ ऑकवर्ड, ऑल्सो इट विल बी अनकम्फर्टेबल। मैं अपने लो एस्टीम में बहुत खुश हूँ, तो सडनली अपना सेल्फ एस्टीम हाई करने जाऊंगी तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे अजीब लगेगा। दिस इज द रीजन अ लॉट ऑफ पीपल स्टे इन द सेम टॉक्सिक जॉब, कि यार अभी नए जगह में कौन जाके मेहनत करे, उनको वो नहीं करना है। एंड दिस इज वेयर अ पर्सन नीड्स टू नो कि अनकंफर्टेबल तो रहेगा ही। Anything that is new and exciting becomes old and boring at some point of time. So we need to regenerate everything. So this is how you need to work. Okay. तो by exploring new environment, जहाँ जाके आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट अपने साथ कर सको ताकि आपका सेल्फ एस्टीम थोड़ा खुले। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हाँ. बहुत लोग जब शोरूम में जाते हैं, लेट्स से शॉपर स्टॉप, पैंटालून्स कहीं चले गए, वहाँ पे भी कोई हेल्प करने उनको आती है ना या आता है तो उसको मना कर देते हैं।
उनको बात नहीं करनी, उसी इंसान से बात करो, बोलो कि एक्चुअली मुझे एक वाइट शर्ट चाहिए अच्छे वाला, पूछो तो, बात तो करो। तो बहुत छोटी चीज़ें यहाँ बंद हो जाते हैं। जैसे कि हम रेस्टोरेंट में गए तो हम वही चीज़ ऑर्डर करेंगे जो हम सालों से ऑर्डर करते आए हैं। हम कोई नई चीज़ ऑर्डर नहीं करेंगे, इतना बड़ा मेन्यू है, कुछ तो नया ट्राई करो। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू चेंज। अपने दिमाग को बताना है कि नई चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, दिस इज़ हाउ यू विल चेंज। जो रूट लेते रोज़ घर के लिए, उसके अलावा 2-3 और रूट हैं। ओके, एक में ट्रैफिक है, एक में पॉट होल है, वॉटेवर पर Right. जिस दिन आपके पास टाइम है, एक दूसरा रूट लेना। ओके, तो एनी न्यू थिंग विच इज़ लिटिल डिफरेंट विल हेल्प अस इन बूस्टिंग द सेल्फ एस्टीम। ओके, ओके। बहुत सारे लोगों को ये भी कंप्लेन रहती है कि जब मैं बात करता हूँ सामने वाला सुनना नहीं चाहता, या मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दे रहा, और वो डर में ही वो अपनी बात शॉर्ट कर देता है या फटाफट बोल देता है या अच्छे से बोल नहीं पाता। हाउ टू डील विद दैट फियर? हाउ टू इंश्योर कि सामने वाला बंदा आपकी बात सुने, अच्छे से सुने, आपको इनफ स्पेस दे आपकी बात रखने के लिए? इसके लिए काम करने की ज़रूरत है अपने बॉडी लैंग्वेज पे। एक्चुअली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बॉडी लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो अगर मैं एक इंसान हूँ हु आई फील आई एम इम्पॉर्टेंट, ओनली देन आई विल टॉक टू एन इंडिविजुअल इन अ मैनर दैट आई एम इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए हिंदी में। हाँ। तो मान लीजिए मैं किसी से मिलने जा रही हूँ एंड मुझे लग रहा है कि मैं इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं हूँ, तो मैं ऐसे खड़े रह के बात करूँगी या ऐसे बात करूँगी, ये सभी लो पावर स्टांस है। मुझे उसका ऑपोजिट करना है। तो कुछ टाइम ना वो कैलकुलेटेड रहता है, बहुत ही मैकेनिकल। अच्छा हाथ फैला, अच्छा पाँव क्रॉस मत करो, पाँव ऐसे रखो, अच्छा गर्दन ऐसे रखो। शुरू में वैसे ही रहेगा। तो जब मैं किसी से मिलने जाऊँगी और मैं ऐसे बैठने के बजाय मैं ऐसे बैठूँगी, देयर इज़ अ डिफरेंस, उतने में डिफरेंस दिखता है। सेकंड, अपने आवाज़ पे काम करना। तो लोग अपने आवाज़ तो किसकी बात नहीं सुनना चाहते? जिनकी की आवाज़ भी मोनोटोनस होती है। तो मोनोटोनस होती है और उनका जो स्पीच रेट होता है वो स्लो रहता है। तो एक पर्टिकुलर ऐसा कुछ है, 80 बीट्स पर मिनट के हिसाब से, वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आप बोल सकते हैं। तो वो आवाज़ जो है इंसान के कान तक जाएगी, विच ही विल और शी विल रजिस्टर। ज़रूरी नहीं है आपको काउंट करके बोलना है, बट आपको थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आवाज़ को ऊपर नीचे करने वाला प्रैक्टिस भी होना चाहिए। जैसे कि क्या आप वर्कआउट करते हैं? या ओके। तो डू यू ऑल्सो डू वेट? यस। तो कभी तो आपने 15 किलो 10 किलो शुरू किया होगा। यस। अभी आप कितने किलो, जब मैक्सिमम में भी गए थे, कितना किलो किया था कभी? अगर मैं डेड लिफ्ट कर रहा हूँ मैक्सिमम 100 किलो तक किया है मैंने। 100 किलो किया है। तो डेड लिफ्ट में 100 किलो जाने से पहले आपने कहीं ना कहीं 10 किलो 15 किलो से 15 से शुरू किया था। बैक देन यू थॉट 20 इज माई रेंज, उससे आगे नहीं। बट धीरे धीरे हमारा रेंज बढ़ा। अब डेड लिफ्ट में 100 तक भी हम पहुंच गए थे। दिस इज हाउ आवर वॉइस ऑल्सो वर्क्स लाइक। तो जब हम किसी इंसान से बात करेंगे तो हमारी आवाज़ में उतार चढ़ाव, लय, ताल का होना ज़रूरी है। सो let's say I am talking about my name. My name is Kanan versus my name is Kanan. तो उसमें फ़र्क पड़ता है। Sir, I had just come to meet you for that call that we discussed. Very boring. Sir, I have come. Sir, we discussed about that call and that's why I have come here. Intriguing. हाँ, तो आपका सेंटेंस जो है वैसे अथॉरिटेटिव साउंड करना चाहिए। राइट। तो बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ में जो लोग ये चेंज करते हैं वो बन जाते हैं मोर अप्रोचेबल, मोर कैरिस्मेटिक। एग्जाम्पल रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को किसी भी इवेंट में देख लीजिए, किसी का बर्थडे पार्टी, शादी, वो कहीं भी आप उनको बुला लीजिए, वो ही कम्स एंड ही फील्स लाइक ओ दिस इज द प्लेस। आवाज़, बॉडी लैंग्वेज, एक्सपेंशन, वो जगह उसकी हो जाती है, फिर उसी की हो जाती है। है। वो कोई भी जगह पे जाए वो जगह उसकी हो जाती है। यस। क्यों? बिकॉज ही नोज हाउ टू यूज हिज बॉडी लैंग्वेज। राइट। ही कंट्रोल्स द स्पेस। यस, एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू लर्न अबाउट आवर बॉडी लैंग्वेज कि मैं कहाँ, मेरा व्हाट इज माय एक्सटेंशन। आज मैं 15 किलो उठा पा रही हूँ, लेकिन अगर मैं एम करूँ तो शायद 75 तक भी जाऊंगी, बट आई नीड टू एक्सरसाइज माई वॉइस ऑल्सो। नाउ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज इज टॉकिंग इन 3 पिच। एक नॉर्मल पिच, एक लो पिच और एक हाई पिच। तो 3 डिफरेंट पिच रहते हैं सबके। तो जब आप किसी बच्चे, आप अपनी नीज से बात करते हैं, तो
आप उनको प्यार से जब बुलाएंगे तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे हेलो बेबी हाउ आर यू, आप ऐसे हेलो बेबी। तो ये हाई पिच क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें सबकॉन्शियसली पता है उसको वही पिच पसंद है। पपीज को के साथ कोई खेलते हैं, राइट, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई सीनियर है उनके साथ हम हाई पिच में बात नहीं करते, उनके साथ हम लो पिच में बात करते हैं। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप, अच्छे हैं, राइट, यू बिकम सबमिसिव, अ लिटिल सबमिसिव। यस, राइट, तो वॉइस की एक्सरसाइज भी जरूरत है, बॉडी लैंग्वेज की भी एक्सरसाइज जरूरत है। सो आप मिरर के सामने खड़े होकर के अपने बॉडी एक्सटेंड करके यू नीड टू से इट दैट आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड आई एम विनिंग टुडे। तो जब हम ऐसे बोलेंगे और अपनी आवाज़ हम खुद सुनेंगे, दैट चेंजेस थिंग्स इन द सबकॉन्शियस माइंडसेट, दैट चेंजेस द बॉडी लैंग्वेज आल्सो। ओके मैम, अगर कोई सोशल सेटिंग में कोई जाता है, बहुत सारे लोग हैं, इसमें से आप कुछ लोगों को जानते हो, कुछ लोगों को नहीं जानते हो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आपको इम्प्रेस करना है, हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ इन द रूम? बिकॉज सोशल सिचुएशन में कभी कभी ऑकवर्ड हो जाता है बहुत लोगों के लिए, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव इन अ पार्टी, और फिर घर आके अपने आप को कोसते हैं कि यार आई डिडंट बिहेव इन द राइट वे, मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, मैंने कुछ भलता ही बोल दिया जो नहीं बोलना था, आई वॉज सो स्टूपिड इन दैट इवेंट। तो हाउ टू इम्प्रूव इन सोशल सिचुएशंस? मैं कोई नई जगह पे जाता हूँ, पार्टी में जाता हूँ जहाँ पे बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ, हाउ डू आई मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल? उसके लिए अपने आप को सबकॉन्शियसली प्राइम करना पड़ता है, सबकॉन्शियसली ट्रेन करना पड़ता है। मान लीजिए आपका एक इवेंट है शाम के 7 बजे, तो 6 बजे से ही आप हाई बीट्स वाले म्यूज़िक सुनना शुरू कीजिए। हाँ, जैसे कोई ऐसे मतलब एकदम अच्छे हाई फाई डांस वाले गाने, ईडीएम जिसमें बीट्स जल्दी 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 हो, तो ये क्या करता है आपको सबकॉन्शियसली उस सिचुएशन में प्राइम कर देता है वेर यू आर हाई एनर्जी पर्सन। तो जब आप उस और वैसे ही गाने सुनते 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 उस इवेंट पे जाइए, तो जैसे ही आप जाएंगे आप उस मोड में रहेंगे, हाई एनर्जी मोड पे। सो योर बॉडी लैंग्वेज, योर आई कॉन्टैक्ट, योर स्माइल, ऑल 3 ऑफ देम चेंजेस with by listening to a high intensity song. अब जब आप जाएंगे and you will scan the room कि किसको आप जानते हैं, तो जिसको बहुत ज़्यादा जानते हैं और उसको जिसको थोड़ा सा जानते हैं, जिसको थोड़ा सा जानते हैं आप उसके पास जाइए, जिसको बहुत ज़्यादा जानते हैं उसके पास नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो जितना एनर्जी ले करके आते हैं वो फिर शांत हो जाएगी। तो हम उसके पास जाएंगे जिसको हम थोड़ा सा जानते हैं और उसको जाके हाय हेलो बोलेंगे, तो फिर वो जितना सुन करके आते दैट विल बी रिमेनिंग देयर। ओके, एंड दिस वर्क्स? या दिस वर्क्स। ओके ओके। ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, भले मैं उनको जानता नहीं, उनके साथ रेगुलरली मिलता भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं इम्प्रेस कर पाता हूँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ मेरा परफॉर्मेंस बहुत वीक होता है, या यू नो आई कैन नॉट बी फुल्ली एक्सप्रेसिव ऑफ माई सेल्फ। तो क्या फ़र्क होता है? उनकी एनर्जी में फ़र्क होता है और द वे वी परसीव देम उसमें फ़र्क होता है? इट्स बोथ, बिकॉज आप मान लीजिए किसी के साथ आप फर्स्ट टाइम मिले, जैसे दिस इज अ फीडबैक दैट आई ऑल्सो गेट, अरे आपसे मिल करके लगा ही नहीं वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। द रीज़न बीइंग कि आप किसी से मिल करके आपकी पर्सनैलिटी या परफॉर्मेंस वीक इसलिए हो जाता है बिकॉज यू स्टार्ट टू परसीव देम एज अ थ्रेट। 2 चीज़, या तो मुझे थ्रेट फील हो रहा है या तो उस इंसान को मैं पेडेस्टल पे रख रही हूँ। अगर बहुत ऊंचा रखूँगी तो मुझे वहाँ पे परफॉर्मेंस एंजाइटी आएगी, या तो मुझे लगेगा अरे यार ये तो थ्रेट ही है तो परफॉर्मेंस एंजाइटी होगी। अगर मुझे लगेगा इससे तो कोई थ्रेट ही नहीं है तो यू विल बी एट योर बेस्ट एंड हेंस यू विल बी एबल टू इम्प्रेस द पर्सन। तो कैन यू वायर योर ब्रेन कि हाँ इससे मुझे कोई थ्रेट नहीं है? Yes. Can you actively be cognizant of it and change your mindset? Yes. Before speaking to that person? So let's say if you see a person as a person who's threatening to you, या तो आपको पता है उसका सोशल प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व किया है कि जब लोग अपने क्या बोलते हैं उनको रोल मॉडल से मिलते हैं तो ऐसा मरे जा रहे हो, तो माय गॉड हो क्या हो गया। तो आपको ये सोचना है मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, उसने भी कुछ अचीव किया है, मैंने भी कुछ अचीव किया है। द मैग्नीट्यूड इज़ डिफरेंट बट आवर जर्नी इज़ ऑल्सो डिफरेंट। अपने फील्ड में मैं अच्छा हूँ, उसके फील्ड में वो अच्छा है, हेंस वी आर ऑन इक्वल लेवल। ये अपने आप को बोल करके और फील करके देन यू नीड टू गो एंड मीट द पर्सन। तो मैंने एक और वो भी देखा था क्लिप, देयर वाज अ पर्सन हु वाज टॉकिंग अबाउट रणबीर दीपिका का रिसेप्शन,
एंड ही वॉज टेलिंग, वहाँ पे तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, ऐसे देख के लग जा रहा था अरे सचिन भी है यहाँ पे, अरे बाप रे शाहरुख खान भी है। तो और उसके बाद हम लोग वहाँ से जल्दी चले गए। नाउ दिस पर्सन इज़ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। आप दूसरों को यहाँ पे रखेंगे तभी आपको छोटा फील होगा, उनको हाई लेवल पे रखिए। कैसे? यही सोच करके दैट एवरीबडीज जर्नी इज डिफरेंट। वो सोचना इजी है, बिलीव करना नहीं। तो हम बार बार बोलेंगे, अच्छा, बिकॉज जब हम बार बार उस चीज को बोलते हैं तभी जाके वो चीज आ जाती है यहाँ पे कि एवरीबडीज जर्नी इज डिफरेंट। आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर यू, आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर यू, बट आई एम नॉट लोअर देन यू। क्या नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसे लोगों को मिल रहे हो जो आपके रोल मॉडल्स रहे, जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड या जिनका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, आप ऐसे लोगों को मिल रहे हो, तब क्या नहीं करना चाहिए इन ऑर्डर टू जस्ट बेटर मैनेज योरसेल्फ? आई थिंक उस टाइम पे अपना एनर्जी कंट्रोल करके रखना चाहिए। लाइक ओ माई गॉड सर बिग फैन ऑफ योर, सर बिग फैन। उसको 10,000 लोग मिलते होंगे जो उसको रोज यही बोलते हैं। क्या आप कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल सकते हैं जो अच्छा हो और उस इंसान को याद रहे विथ नॉर्मल एनर्जी? ये प्रैक्टिस लगती है इसके लिए, ये ऐसे सडनली नहीं हो जाता। तो जब आप किसी से, इसको हम लोग कई बार एलिवेटर पिच भी बोलते हैं। आप जैसे रतन टाटा को मैं मतलब आई यूज टू रियली लुक अप टू हिम। तो वो अगर एक लिफ्ट में मैं रतन टाटा से मिलूं, मैं रतन टाटा को ऐसा क्या बोलूं, किस तरह से बोलूं दैट ही विल रिमेंबर मी, राइट? दैट इज एलिवेटर पिच। तो ऐसे एलिवेटर पिच हर किसी को याद करके तैयार करके रखना चाहिए विथ प्रैक्टिस। एक ही बार तो बोलना, रात को ब्रश करते वक्त एक बार रिपीट कर दो तो वो अपने दिमाग में रहेगा। जैसे आई हैव ऑल्सो वर्कड ऑन इट, सो आई कैन टेल। Initially, when I used to introduce myself, I used to say कि my name is Kanan Tandi and I train people on body language and micro expressions. काम करते 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 मेरे काम का एवेन्यू खूब बड़ा हो गया है। अभी कीनोट सेशंस में कंपनी में, कॉर्पोरेट में भी कीनोट सेशंस में जाती हूँ, और यहाँ पे मेरे HNI क्लाइंट्स भी हैं जो चाइल्डहुड ट्रॉमा वाला सेशंस लेते हैं। तो एवेन्यू इज़ ह्यूज। So now when I introduce myself, I say, my name is Kanan Tandi. I work on the behavioral patterns which increases a person's communication, leadership and interpersonal relations. So this gives a better avenue. तो इसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, बिकॉज मैं आज जो हूँ 5 साल पहले वो नहीं थी और 5 साल बाद भी वो नहीं रहूँगी। पर लोग अपने इस वर्जन को चेंज नहीं करना चाहते। तो जब वो किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो अपेरेंटली देयर रोल मॉडल, तो उनको पता ही नहीं रहता बोलना क्या है। तो ये इशू आता है। व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ कॉन्फिडेंट पर्सन? अगर एनाटॉमी दिखानी है हमको कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन ऐसे बिहेव करता है, दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ कॉन्फिडेंट पर्सन लुक्स लाइक, मेल और फीमेल डजंट मैटर। एग्जाम्पल दे के बताऊं अगर, तो आई रियली लाइक बराक ओबामा's बॉडी लैंग्वेज। ओह माय गॉड, एवरीथिंग अबाउट हिम इज फैंटास्टिक। वेरी काम, कंपोज्ड। इट्स लाइक मुझे पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ। वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी पावरफुल। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई फील सबको बराक ओबामा को कॉपी नहीं करना है, बट सबको कर भी नहीं सकते ना, ऑफ कोर्स, बट सबको अपना बेस्ट राइट वर्जन में रहना है। राइट। और ये बेस्ट वर्जन एक दिन इंटरव्यू में जाके, एक दिन कॉन्फ्रेंस में जाके नहीं आता है। ये आता है जब आप अपने रूम में बैठ करके फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप किस तरह से बैठें। तो मैं अगर ऐसे बैठ करके स्क्रॉल कर रही हूँ, हाँ, तो मेरे लिए किसी के सामने ऐसे बैठना विल बी अ परफॉर्मेंस, इट विल बी एन एडेड थिंग। तो मैं जब रूम में अकेले भी रहूँ तब भी मैं पोस्चर कम से कम मेंटेन करूँ और मैं स्क्रॉल करूँ। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक पीपल टेक दिस दैट सीरियसली, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अकेले में भी हो, when nobody is looking at you, still you need to carry yourself in a certain way, ताकि वो आपकी आदत बने। Exactly. और आप इन जनरल जेन्युइनली ऐसे बिहेव करें, अपने आप को ऐसे कैरी करें। प्लीज गो ऑन, प्लीज गो ऑन। तो वो फिर हमारा सेकंड नेचर बन जाता है। अगर मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ तो मैं घर में भी अच्छे कपड़े पहनूं। हाँ, ये तो हमारा मिडिल क्लास वो था ना, घर के कपड़े और बाहर के कपड़े। अब तो इंसान खरीद सकता है कपड़े, पर नहीं, हमारा बिहेवियर अभी भी वही है। तो वो हो गया। और अच्छे तरीके से बैठना, अच्छे तरीके से घर पे बात करना। आई फील जैसे हम नहीं बोलते चैरिटी बिगिंस एट होम, तुम्हारा गुड इम्प्रेशन ऑल्सो बिगिंस एट होम। घर पे आप एकदम चोर चुहाड़ जैसे इंसान है और बाहर सबको इम्प्रेस कर रहे हैं,
तो यू आर मोर ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट रादर देन अ गुड ह्यूमन बीइंग. घर पे अगर हम अच्छे से बात करें, जिनके साथ हमें ज़िंदगी भर रहना है, उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करके हम बाहर बात कर रहे हैं, देन इट इज़ एंटायरली परफॉर्मेंस. यहाँ पे हम अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, ओनली देन आई एम एक्चुअली चेंजिंग माई सेल्फ इन नेचर. तो जब मैं दूसरी जगह जाऊंगी बात करने, मुझे इस चीज़ का डर नहीं होगा कि अरे दे कैन सी थ्रू मी, उनको पता लग जाएगा कि मैं नाटक कर रही हूँ, आई एम नॉट ट्रू टू माई सेल्फ. ये सब नहीं होगा. और पहले दिन अगर आप घर में अच्छा बिहेव करना शुरू करें, लोगों को लगेगा क्या पागल हो गया, क्या ऐसे कैसे बात कर रहे हैं. धीरे धीरे उनको आपके नए वर्जन की आदत हो जाएगी. वाह, वेरी वेल सेड. मैम, क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी अच्छे कपड़े पहनने से सडनली आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है? अगर आपने सूट पहना है, यू आर इन अ डिफरेंट एनर्जी, आपको लगता है चलो आने दो, कोई भी मैं बात कर लूँगा. लेकिन आप अगर पुराने कपड़ों में हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता. क्यों? कपड़ों से क्या चेंज होता है? कपड़ों से हमारा जो पर्सोना होता है, सोशल मास्क, वो चेंज हो जाता है. हर किसी का मास्क अलग अलग होता है. जैसे आप अपने टीम के साथ हैं, जैसे आप अपने फैमिली के साथ हैं, जैसे आप किसी न्यू बिजनेस पार्टनर के साथ, हर किसी को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वर्जन देखने को मिलता है. तो जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, जैसे आज मैंने कहा कि ओ मेरे बाल मुझे ठीक करने हैं, क्योंकि बालों से फ़र्क पड़ता है. तो द मोमेंट, ये हर लड़की रिलेट करेगी, द मोमेंट यू कम आउट फ्रॉम अ सैलून, आपको लगता है कि आज मैं हूं ना कि सुष्मिता सेन हूँ, तो मैं ऐसे करके जाऊंगी. क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया है. बिकॉज वेन यू लुक गुड यू फील गुड, यू फील गुड यू लुक बेटर. तो जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारा सोशल मास्क चेंज हो जाता है. नाउ अंदर से मुझे ये लगता है दैट आई एम मोर अप्रोचेबल and I am more genuine, not genuine, I am more likable. I am more approachable, I am more likable, I am more more warm also. Okay. जैसे कि एक बात बताती हूँ, जैसे एक स्टडी हुआ था, ये मैंने हिस्ट्री चैनल में देखा था. तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि लड़कों को और लड़कियों को उनको मेक ओवर दिया. मेक ओवर से पहले वहाँ पे कुछ लोग मतलब ऐसे वो सामान उठा रहे थे, बड़े बड़े हैवी कार्टन्स. तो ये लोग आए और इन लोगों ने देखा वो कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, दे डिडंट हेल्प, चले गए. मेक ओवर के बाद जब वो निकले अपने आप को देख करके, अब वो उस लोग को हेल्प कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि मैं अपने बारे में अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं लोगों के बारे में भी अच्छा फील कर रही हूँ. So that immediately increased the empathy, sympathy also for people. Ma'am, I want to talk about family dynamics also. I think body language read करके आप family में बहुत सारी चीज़ें better कर सकते हैं. For example, अगर किसी की नई नई शादी होती है तो घर में थोड़ी थोड़ी टेंशन भी होती है, क्योंकि a new person has come into the house. उसको एडजस्ट करना होता है घर के हिसाब से. घर में जो पहले से रह रहे हैं उनका थोड़ा कंफर्ट इधर उधर होगा, या दे नीड टू बी लिटिल मोर वेलकमिंग वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे लोग, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ और दे आर नॉट वेल लर्नड इनफ, तो यहाँ पे कहीं पे भूल हो जाती है और उसकी वजह से टेंशन बढ़ जाती है. हाउ डू यू एंश्योर स्मूथ फैमिली डायनामिक्स आफ्टर द मैरिज, इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज? हाउ डू यू एंश्योर कि सास और बहू के बीच में सब बराबर हो, और ये बातचीत से, एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ. हाउ कैन वन डू दैट? आई फील शादी के पहले से डायनामिक्स शुड स्टार्ट चेंजिंग. मान लीजिए लड़के के लिए अभी देखी जा रही है, ही हैज़ टू गेट मैरिड एंड स्टफ. तो एक लड़के को ये चीज़ पहले से बताना शुरू कर देना चाहिए दैट वंस आई गेट मैरिड, मेरी शादी एक बार हो जाएगी तो मैं सबसे पहले अपनी बीवी का रहूँगा, उसके बाद किसी और का. क्योंकि ये हो जाता है प्रॉब्लम, मेरा बेटा मेरा पति वाला इशू. तो हर किसी के लिए जो एक इंसान भगवान ने भेजा है वो है हमारा पति या पत्नी. मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, सब लोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे. बट जब सबसे कम वैल्यू उस बीवी या उस हस्बैंड को मिलने लग जाता है, दैट इज़ व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू चेंज. तो बॉडी लैंग्वेज में, जैसे कि मैं बता रही हूँ, बिहेवियरल पैटर्न्स बता रही हूँ, नॉट बॉडी लैंग्वेज. तो शादी से पहले मम्मी बेटे के सर पे तेल लगाती थी हर संडे को या सैटरडे को, या जनरली मम्मी बेटे के लिए ये खाना बनाती थी, और बेटा भी बोलता भी था माँ बहुत दिन से ये नहीं बनाया, बना दो.
और बेटा मम्मी के लिए शॉपिंग करके लेके आता था या मम्मी को शॉपिंग के लिए लेके जाता था। ये सारी चीज़ें शादी के बाद या तो बंद हो जाती है या तो बहुत कम हो जाती है। तो एक माँ को ये लगने लगता है कि यार मैं तो अकेली रह गई फिर, क्योंकि पापा से तो बहुत पहले ही रिश्ता ख़त्म हो गया था, मतलब वो खाली ऑन पेपर्स है। पापा अकेले घर पे रहते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अकेले ही रहते हैं। हर जगह मैं अपने बेटे के साथ जाती हूँ। तो यहीं पे बेटा को वो बाउंड्री रेज करना चाहिए धीरे 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 कि माँ मेरी वाइफ जब आएगी तो मैं चाहता हूँ मैं बहुत अच्छा हस्बैंड बनूँ, मैं तुमसे दूर होऊंगा ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं बहुत अच्छा हस्बैंड बनूँ ताकि मैं जब मेरे बच्चे मुझे देखें तो वो मम्मी पापा को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखें। हमें किसी को के ऊपर कुछ ब्लेम नहीं करना है। तो दीज आर द थिंग्स। तो जो एक हफ्ते में मैं तेल लगवा रहा हूँ तुमसे, हो सकता है महीने में एक बार लगवाऊँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ वैल्यू तुम्हारी कम होगी। मेरी ज़िंदगी में जो आएगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब उसको देना पड़ेगा, बिकॉज़ वही मेरे बच्चे की माँ बनेगी। तो हमारे लाइफ में ये सारी चीज़ें एडवांस में बता देने से मच बेटर होता है। Okay. तो वो डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देता है। एक्टिव कम्युनिकेशन। यस, एक्टिव कम्युनिकेशन। ऑल्सो अनदर थिंग कि एक माँ को ये समझना चाहिए कि मेरे बेटे के लिए अगर कोई मेरी बहू आ रही है, वो मेरी कंपेटिटर नहीं है, ना ही वो मेरे बेटे की दूसरी माँ बनेगी। कि देखो, मैंने एक और क्लाइंट जो है वो मुझे बोलती है कि नहीं, मेरी सास, मुझे सेम घर में रहते हैं, मेरी सास मुझे बोलती है नहीं मेरे बेटे को तो ये चटनी ऐसे पसंद है, तू ऐसे बना, तू उसको इस टाइप से ये वाले भटूरे बना के खिला। तो नाउ शी इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो अनदर थिंग, एक सास को ये समझना चाहिए कि मेरे बेटे की दूसरी माँ नहीं आ रही है, वो उसकी पार्टनर आएगी। तो तुम्हें एक बेटी मिल रही है, तुम्हारे बेटे को माँ नहीं मिल रही है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। राइट। तो ये चीज़ जब माँ समझ लेगी तो उस चीज़ में compete करना बंद कर देंगी। तो ये झगड़े भी बंद हो जाएंगे। मेरा जहाँ एक बच्चा है, अभी मेरे दोनों बच्चे आ गए, चलो मैं दोनों के सर पे तेल लगा लूंगी, मैं दोनों के लिए भी खाना बना दूंगी, दोनों मिलकर के मुझे शॉपिंग पे ले जाएंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ये चीज़ एक्टिवली बोलने की जरूरत है और धीरे 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 पैटर्न चेंज होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन होगा, हेंस पैटर्न रजिस्टर भी होगा। तो ऐसे चेंज होते चीज़। ओके ओके। विद इन फैमिलीज कैसे पता चलता है कि कोई एक इंसान हमसे दूर होता जा रहा है, या उनके दिमाग में हमारे लिए कुछ तो भरा है लेकिन बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट somebody is creating distance from you or somebody is already distant now from you? डिस्टेंस क्रिएट किसी एक चीज़ से नहीं होगा, मल्टीपल चीज़ें हुई होंगी तभी जाके कोई डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ये सिर्फ कोई ऐसी चीज़ है, किसी के बात से कुछ बुरा लग गया और लोग अभी गैप कर रहे हैं, सो अगर आपको थोड़ा सा भी फील हुआ, जैसे आप जैसे ही गए वो उठ के चले गए, एक कमरे में आपके साथ रहना नहीं चाहेंगे, आपसे इनडायरेक्टली बात करेंगे, आपसे कम टाइम आपके साथ बिताएंगे, दीज आर सम ऑफ द साइंस। तो ऐसे में ना, अगेन सबसे ईजीएस्ट तरीका इज डायरेक्टली बात करना। एंड ये बात जान के रखना कि अगर माँ को कुछ बुरा लग गया तो माँ एक बार में तो बोलेगी नहीं। तो इसीलिए हमें करना पड़ेगा इमोशनली ब्लैकमेल। हमें बोलना पड़ेगा माँ को कि माँ, जैसे इट्स नॉट इमोशनली ब्लैकमेल बट व्हाट माय हस्बैंड यूज्ड इज़ कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मैं किसी बात पे गुस्सा थी, सो मैंने उनसे 28 घंटे बात नहीं किया था, बाय फार द मैक्सिमम। तो उन्होंने कहा जो तुमने 28 घंटे मुझसे बात नहीं की, तो 28 घंटे का टाइम जो हम एक दूसरे के साथ प्यार से बिता सकते थे, तुम्हारे लिए वो चीज़ दूर हो गई। नाउ तुमने मुझे वंचित रख दिया 28 घंटे के लिए, क्योंकि तुम्हें कोई एक बात बुरी लगी। अगर तुम मुझे वही बात बताओगी, मुझे पता चलेगा, मैं माफ़ी मांग लूंगा या उस चीज़ को सॉर्ट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे 28 घंटे का गैप नहीं हो। तो बड़े अच्छे तरीके से बताओ। उसके बाद से आज तक हमारे बीच उतने लंबे झगड़े नहीं होते। आई थिंक 15 मिनट तो तभी होते हैं। 28 घंटे, हाँ 28 घंटे का झगड़ा तो नहीं ही होता। इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट 28 घंटा इज ऑल्सो नॉर्मल बाय द वे। बहुत लोगों के साथ होता है, एक 2 3 दिन पार्टनर्स बात नहीं करते झगड़े के बाद। थैंक यू। ये एक और चीज़ जो आपने कहा, मुझे एक और चीज़ याद आ गई। कुछ लोग ना इस चीज़ पे प्राइड भी लेते हैं, सेइंग दैट
उस दिन मैं झगड़ा हुआ, मैंने तो 7 दिन तक बात नहीं किया था। ये प्राइड लेने वाली बात नहीं है, दिस इज अ थिंग टू बी शेमफुल अबाउट, कि आपने किसी से इतना दूरी बना लिया कि आप उस चीज़ पे वो कर रहे हैं, मतलब प्राइड दिखा रहे हैं। सिमिलरली लोग घर में ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं कि मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, मेरा गुस्सा, अगर मुझे कभी गुस्सा आ गया ना, मैं नहीं देखता मेरे सामने कौन है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है बोलने की। तुम बता रहे हो कि तुम्हारे अंदर एक अपरिचित है, ये तो स्प्लिट पर्सनालिटी वाली बात कर रहे हो तुम। तो तुम ये बताओ कि मेरे अंदर अगर गुस्सा आ गया तो मैं एक्टिवली कैसे सॉल्व करूं ताकि हमारे बीच कभी भी मनमुटाव नहीं हो। दैट इज अ थिंग टू टेक प्राइड इन। राइट। तो घर के बड़े बुजुर्ग कहीं ना कहीं चेंज से डरते हैं, घर के छोटे उनको चेंज करने से डरते हैं, तो इसीलिए चीज़ें वही वही रहती है और धीरे धीरे दोनों जनरेशन अलग हो जाते हैं। तो जैसे हमारे घर का ये रूल है कि अगर कोई भी चीज़ तुम्हें बुरी लगी तो तभी टेबल पे बात करो, ख़त्म करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये चीज़ पता ही नहीं था कि गुस्सा करने से नहीं खाने का ऑप्शन भी होता है। आई नेवर न्यू दैट। घर में कभी नहीं हुआ तो कभी पता ही नहीं चला। राइट। तो जब मूवी में देखती थी मुझे लगता था मूवी में करते हैं। इट्स अ हेट लैंग्वेज, जैसे लव लैंग्वेज होती है ना लोगों की। हाँ, नहीं खाना। हाँ। तो फिर जब मेरी शादी हुई और फिर मैंने देखा कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो रूम पे गुस्सा करने से दौड़ धाड़ रूम बंद कर दे रही है और रूम मतलब बाहर नहीं आ रही है खाने के लिए, बोलती तुमको खा लो खाना है। तो मैंने कहा ये क्या तरीका है, मतलब आई हैव नॉट सीन अ हाउस होल्ड जहाँ पे एक साथ खाए नहीं। फिर सबको वो करके धीरे धीरे अभी सिचुएशन ऐसा है, जब भी मैं रहती हूँ तो सभी एक साथ खाना खाते हैं। अच्छा। नहीं खाने वाला ऑप्शन नहीं है, तुम रो, तुम गुस्सा करो, तुम टेबल पे ही करो, नहीं खाने वाला ऑप्शन नहीं है। हाँ, राइट। तो बट डू यू थिंक एक्सप्रेस करने से चीजें बेहतर हो जाती हैं? एक्सप्रेस कैसे करना है वो लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशन के नाम पे हम चिल्ला देते हैं। तो हमें यूज करना चाहिए आई स्टेटमेंट्स, ना कि यू स्टेटमेंट। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं मुझे ऐसा फील हुआ। ओके, हाँ, वेरी बिग डिफरेंस। हाँ, तो मैं अपने मतलब फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, मैं किसी और के रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ? तो सामने वाला जब कुछ डिलीवर करता है बात में, जैसे मैंने कहा कि हाउ डेयर यू से दिस टू मी, तो सामने वाले पे डिपेंड करेगा वो किस तरह से उसको लेगा। हंस के भी उड़ा सकता है, ऑफेंड भी हो सकता है। तो मुझे ये बोलना है, जब तुमने कहा हाउ डेयर यू डू दिस टू मी, मुझे बहुत ही डिसरेस्पेक्ट फील हुआ। मुझे ऐसा लगा तुम मेरी कदर नहीं करते। एंड देन द पर्सन फील्स नहीं, मेरा इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं था। तो चीज़ें बिगड़ने से पहले ही ठीक हो जाती है। इमीडिएटली एक गिल्ट का एहसास होता है। हाँ, पहले वाला अटैक लगता है कि यार तुमने ऐसे किया। हाँ, तो मतलब मैंने क्या गलत किया? हाँ, और तुम ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गंदा काम कर दिया, तो वो आपको अटैक लगता है। बट व्हेन यू से कि यार मुझे ये ऐसा फील हुआ, then the other person would feel a little bit of guilt कि हाँ यार मैंने I hurt somebody। yes। और ना लोग क्या करते हैं, पर्सनल अटैक्स कर देते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मुझे, अच्छा तो तुम्हें याद है, तुमने भी तो वो किया था, वो कौन सा? तो फिर तो ब्लेम गेम खेलने से इसका कुछ अंत नहीं है। तो rather than personal attack, we will take responsibility only for our feelings, right, and say कि मैं नहीं चाहता इस चीज़ पे वापस से झगड़ा हो, let us sort this out। बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनके बीच में, have you seen the movie Animal? तो उसमें ना कहीं तो वो उसको जहाज वो फ्लाइट में कहीं तो लेकर के जाता है, ठीक है, right। तो आई थिंक शादी से पहले या तभी शादी के बाद कर लेते हैं वो लोग। शादी ओके, तो वो कुछ तो बोलती है तुम्हारे पापा के बारे में कुछ, तो ऐसे पलटता है और बोलता है मेरे पापा के बारे में मुझे कुछ मत बोलना, कुछ तो ऐसे बोल देता है। नाउ एनी कपल जिनके बीच ऐसे पॉइंट्स रहते हैं ना, इस बारे में मुझसे बात मत करना, तो दैट इज वेयर यू आर क्रिएटिंग अ बिग बैरियर बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। किसी भी कपल के बीच ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होना चाहिए जिस पे वो बात नहीं कर सके, और सामने वाले को भी उस चीज़ का लिहाज करना है कि अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे उतना वैल्यू दिया है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ, तो मैं बैठ करके अपने सास ससुर की बुराई ही नहीं करती रहूँ। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे पापा के बारे में कोई बात भी नहीं करना, मेरे फाइनेंस के बारे में मुझसे डिस्कस मत करना। और इसमें दोनों का कमिटमेंट चाहिए, जिसमें कि मैं भी 100% तुम्हारे साथ बात करूँ, तुम भी मेरे साथ 100% बात करो, एंड वी मेक श्योर ये बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जाने। मैं यहाँ अपने पति से बात कर लूँगी, फिर वहाँ अपनी बहन को फ़ोन करके सब कुछ बोल दूँगी। तो अगर मैं ये कर रही हूँ तो वो बात नहीं रही ना, फिर तो बाल्टी में छेद है तो पानी तो निकलेगा ही। और क्या होता है, जब दो लोग प्यार करते एक दूसरे से, वो सिर्फ दो लोग देखते हैं,
पर जब दो लोग झगड़ा करते हैं वो पूरी फैमिली दिखती है। तो आप प्यार कर रहे एक दूसरे को, वो भी अपने पास ही रखिए, उसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है, झगड़े भी अपने पास ही रखिए। और एक वीक मोमेंट पे अगर आपने मान लीजिए झगड़ा करके अपनी वाइफ की बुराई किसी एक पर्सन से कर भी दिया, तो उस पर्सन को अच्छे मोमेंट्स याद नहीं रहेंगे, उसको याद रहेगा ये अपनी बीवी को पसंद नहीं करता, अरे इसकी तो गलत शादी हो गई, right, it creates a perception about your partner, right, और फिर उसमें 5, 25, 50 बन के लोग फैलाते रहेंगे। So 2 people should create their own circle. It's all about emotional maturity. आप कितने इमोशनली मैच्योर बिहेव कर पाते हो कि मुझे कोई बात रखनी भी है तो मैं कैसे रखूँगा कि सामने वाला हर्ट ना हो, मुझे कौन सी बात छेड़नी है, कौन सी नहीं छेड़नी है, कौन सी बातें कहाँ तक लेके जानी है, कहाँ रुक जाना है, और कैसे बयां करनी है बातें। तो ये सारी इमोशनल मैच्योरिटी पे डिपेंड होता है, लेकिन वी डील विथ ह्यूमंस। हाँ राइट। एक बहुत ही मतलब लो क्वालिटी जो है, विच आई फील इट इज़ अ लो क्वालिटी, इज़ आपने किसी को बहुत वीक मोमेंट पे एक कोई ऐसी चीज़ बताई थी जो आपके बहुत दिल के करीब थी, सॉफ्ट कॉर्नर, और झगड़े के टाइम पे उसी चीज़ को कोई बोल देगा। तो फिर क्या ना, हाँ, तो उसी चीज़ से जो ब्रेक होता है ना उस रिलेशनशिप में, वो कभी भर नहीं पाता। राइट। मान लीजिए वो ब्रेक आ भी गया है, एक दरार पड़ गई है, बड़ी सी गैप आ गया है, तो उसको भी भरा जा सकता है। हर रिलेशनशिप में आपको जितनी अच्छी बातें कही गई है और जितनी बुरी बातें कही गई है, बुरी बातें ज़्यादा ही कही गई है, इसीलिए आपको अच्छी बातें याद नहीं रहती। सो फॉर एवरी बैड इंसिडेंट यू नीड टू मेक 3 गुड मेमोरीज, तब जाके हमारे पास यहाँ अच्छी मेमोरीज होंगी और यहाँ कम हो जाएगी। ट्रू ट्रू। ऑलराइट मैम, वी हैव बीन टॉकिंग फॉर सो मेनी आवर्स। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे बिहेवियरल पैटर्न से क्या असेस किया, right? What my body language clearly tells you about me, what my behavioral patterns clearly opens up my personality to you. So be very candid and very frank. It's okay if it's negative. ना, नेगेटिव है it will be going offline, पॉजिटिव है it will be going on camera. Because मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई क्रिटिसिज्म है it should be one on one, और अच्छी बात है तो सबको बतानी चाहिए। चलो तो अच्छी बातें करते हैं। हाँ, I feel, not I feel, what I saw from your, not only this, other podcasts also, तो आप जिस तरह से लोगों को बोलने का मौका देते हैं, it's a very subjugating and warm behavior, very cordial behavior. आप चाहते हैं कि जिसको आप ले करके आए हैं वही बोले, ताकि बाकी लोगों को सुनने का मौका मिले। So you do not interrupt, हाँ, और आप सवाल पूछते हैं। Then you also try to create more questions बाई लिसनिंग, कि अच्छा यहाँ से कोई और क्वेश्चन बन रहा है क्या। यू आर नॉट, आप व्यूज़ के भूखे नहीं है, विच इज़ अ पॉजिटिव, कि यार ये इस पे बनाना चाहिए, इस पे बना लेना चाहिए, इस पे बड़े व्यूज़ आएंगे। हाँ, जैसे हम जब बात कर रहे थे अभी, तो आपने कहा कि नहीं, व्यूज़ के बारे में नहीं बात करते, बिजनेस के बारे में बात करते, विच इज़ समथिंग दैट आई रियली फेल्ट ऑल्सो, विच इज़ सीन इन योर बॉडी लैंग्वेज। तो जब आप बात कर रहे हैं, आपके हैंड जेस्चर्स हो गए, आप जिस तरह से भी बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ भी चीज़ अग्रेसिव नहीं है, ऑल्सो शोज दैट यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। दिस इज नॉट समथिंग दैट पीपल आर बॉर्न विद, दिस इज समथिंग दैट दे क्रिएट। हो सकता है आज से 15 साल पहले अगर मैं जय से मिली होती तो शायद जय का बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं होता। तो जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं, उनसे और ज़्यादा हम प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी कुछ कुछ बॉडी लैंग्वेज का पार्ट हम अपने अंदर ले लेते हैं। राइट। सो व्हेन यू आर गुड और यू आर रियली गुड, व्हेन यू आर बैड नोबडी वांट्स टू सी यू इन योर बैड मूड, लेट्स जस्ट से दैट। ट्रू। Yeah. There's an interesting thing that my colleague just told me, that you spoke about Virat Kohli. Yeah. तो जो भी recent incident हुआ, Virat Kohli after the match didn't shake hands with Travis Head. So after the match he didn't shake hands with Travis Head. तो मतलब क्यों इतना aggression हो रहा है? What is changing in his behavior? So I feel as a sports person, aggression is very much needed. Aggression is good on the field, not off the field. Off the field अगर aggression दिख रहा है, मतलब a person is going through something internal, कुछ internal battle है which the person is going through. तो maybe the retirement is coming closer. तो ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रूव करना है, I need to prove that I am still that aggressive person. हाँ, maybe, तो it can be just a maybe.
Second thing is a sports person should never take anything personally because वो on ground हो रहा है. तब स्लेजिंग करते हैं, कॉल आउट करते हैं, हूटिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. उस चीज़ को अगर हम पर्सनली ले जा रहे हैं, दैट मीन्स आई एम बिकमिंग इनसिक्योर ऑल्सो. जो इंसान अंदर से सिक्योर होता है उसको किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता. तो व्हाट आई फील दैट द स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दैट ही हैज़, मे बी that is where he's struggling right now, either to maintain that strong personality or maybe he's worried about something internal again which is affecting his personality. तो ये जो चीज़ है मतलब एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैंने और किसी को नहीं देखा जो ऑफ द ग्राउंड इस चीज़ को ले जाते हैं. माई फेवरेट पर्सन इज सौरव गांगुली और उनका नेटवेस्ट सीरीज मैंने लाइव देखा था, लाइव. ठीक है. तो उस टाइम पे ना एक वो लिया था, विकेट लिया था एंड्रू फ्लिंटॉफ ने, और एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अपना टी शर्ट घुमाया था पहले. राइट. ठीक है. और बाद में जब अपना देश जीत जाता है तब सौरव गांगुली ने ही रिमूव्ड हिज टी शर्ट एंड देन ही डिड दिस. ये था कि देखा हम भी कर सकते हैं, पर उसके बाद कहीं नहीं सुना कि एंड्रू फ्लिंटॉफ को कुछ बोल रहे हैं वो, ऐसा कुछ भी नहीं है. So that aggression was very much there, but only till the game. Even in ऐसे बोलते हैं ना, हम इंग्लिश में बोलते हैं take it sportingly बोलते हैं. तो स्पोर्ट्स में जैसे छोटे टाइम के लिए होता है वही, अगर वो चीज़ ऑफलाइन हो रही है, ऑफ द ग्राउंड हो रहा है, मतलब कि इंटरनल बैटल हैज स्टार्टेड. Okay. So yeah. Very interesting. All right, ma'am. One last fun segment. We will watch some videos and decode the body languages and the behaviors of. Let's go to this segment now. Yes. Your price is too high. You have a nice day, James. 400. 550. 450. 525. That's it. Yes or no? And if it's no, that's it. Any further communications goes right into my trash can. It's a deal. Right before I leave, what would you have paid? 600. And you would have taken. 475. So we made a good deal. रियलिटी में पॉसिबल है ये वाला कॉन्फिडेंस ना आपको मतलब किसी को भी अगर सीखना है तो स्ट्रीट वेंडर से सीखना पड़ेगा. तो स्ट्रीट वेंडर से अगर जो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन कर लेता है ना, जैसे हमारे जो मम्मियाँ जो लोग वहाँ, वो दे आर एक्टिव नेगोशिएटर. कि बहुत सारे तो रील भी बनते हैं ना, 500-200 रुपये देगा, तो वैसे वाला. तो नाउ यहाँ पे आपको अपने काम की वैल्यू पता है, आपको पता है कि दिस इज द बेंचमार्क, तब मैं कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट कर सकता हूँ. सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल. सबसे ज़्यादा मज़ा लोगों को इसमें ही आएगा. Yeah. The whole episode of Alia Bhatt at Cannes, बहुत ट्रोलिंग हुई, बहुत लोगों ने बताया कि वहाँ पे कोई उनको नहीं जानता था, विच इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि मैं भी गया था कैन में और मैं भी फ्रेंच सुपरस्टार्स को नहीं जानता, मैं भी ब्राज़ीलियन सुपरस्टार्स को नहीं जानता. सो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैपन. व्हाट वी कैन स्टडी हियर इज़ हाउ आलिया भट्ट डेल्ट विथ इट वहाँ पे. So few things for us to know or notice is Alia is a person who's not a very calm person when it comes to body language. She is very expressive. Body language में भी बहुत animated रहती हैं. तो जब आप एक ऐसे इंसान को ऐसे जगह भेज देते जहाँ पे उनको कोई नहीं जानता, she is also under a lot of pressure. Similarly, आपको similar video, similar kind of dress मिल जाएगा ऐश्वर्या राय का. She was also wearing a nice stole या जो भी उसको बोलते हैं. She was very poised. But Alia is moving constantly. She is moving. कि ये कर दो, वो कर दो, फोटो. तो आप अगर वहाँ पे देखेंगे उस वीडियो में 2 से 3 सेकेंड्स वो वहाँ पे रहे एंड किसी ने फ़ोटो नहीं खींचा. एंड मे बी आलिया वॉज टोल्ड कि अगर ये नहीं होगा तो तुरंत टर्न हो जाना. सो दिस वॉज मे बी इट वॉज अ कोच्ड और अ ट्रेंड बिहेवियर, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसे वो खड़ी थी और जैसे ही नहीं खींचा तो वो तुरंत मूव करके दूसरे जगह. एंड देन यू सी दैट इट वॉज अ ट्रेंड बिहेवियर. वो ये करने लग जा रही कि ओ समबडी नोज मी नाउ, somebody is clicking my just picture. तो यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है वो ये कि हो सकता है
सडनली व्हेन यू गो थिंग्स विल नॉट परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशन, बट तुरंत कैसे स्विच करना है. तो वो ऐसे खड़ी थी और नहीं हुआ तो ऐसे घूम गई. So that is one thing to learn. Rather than trolling her, this is one thing we need to learn. Why was she looking? Why was she being trolled? क्योंकि वो बार बार एनिमेट कर रही है अपने आप को, वो जो पहन रखा था. And same dress, even Aishwarya was wearing similar kind of things. But Aishwarya knows how to carry that kind of dress. Not saying Alia does not know how to carry, but Alia is more animated in her body language. Right. And people also know Aishwarya over there. Yeah. I was there. मतलब वहाँ पे लोग जानते हैं who is Aishwarya Rai. Yes. She is considered to be the queen of Cannes across all international stars. And when she comes, वहाँ पे एक walkway है and then there are stairs. Yes. जो आप ग्रैंड लुमियर थिएटर में जाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को स्टेयर्स पे फोटो खिंचानी होती है. एंड गार्ड्स कम एंड मूव देम कि यार यहाँ पे आप ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते. ऐश्वर्या राय के लिए वो पूरा स्टेयर 5 मिनट ब्लॉक रहता है. बड़े बड़े लोग नीचे वेट करते हैं एंड देन द हेड ऑफ कैन कम्स एंड रिसीव्स ऐश्वर्या. तो वो हो रहा है उनका वहाँ पे. एब्सोल्युटली. और यहाँ पे एज इंडियन क्राउड ये जानने की ज़रूरत है कि आप बजाय किसी को ट्रोल करने के आप ये देखिए कि वो क्यों वैसे है. तो दिस इज वेयर बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट. राइट. कि मैं हूँ ही एनिमेटेड जेस्चर वाली. तो मुझे तुम बोलो काम क्वाइट ऑन ऐश्वर्या, यू विल नेवर सी हर फिजिटिंग. ट्रू. बिकॉज दैट इज हर बॉडी लैंग्वेज. True. एंड दिस इज वेयर बेस लाइन बिहेवियर काम आता है. राइट. कि आप आलिया को कभी नहीं देखेंगे कि वैसे चुपचाप ऐसे ऐसे कहीं पे है बैठी है. नो, शी कीप्स मूविंग. Right. दैट इज हर जेस्चर. ट्रू. तो दिस वाज नथिंग टू बी ट्रोल्ड अबाउट एंड दिस वाज एक्चुअली वेरी क्विक थिंकिंग एट हर पार्ट. आई एग्री. अभी ये वीडियो जब आएगा तो लोग बोल देंगे कितने पैसे खिलाए हैं आलिया भट्ट के पीआर टीम ने. We delivered for you guys to watch and hope बस ये बेबी पूरी दुनिया देखने वाली है. नॉर्मली बेबीज जो होती है सिर्फ हमारी फैमिली देखती है. exactly. So this will be slightly different. Yeah. But it's very special, this film. Yeah. And I think I'm also simultaneously feeling like, when you're letting go. So how Shahid is standing, leg cross करके एक पैर साइड पे रखा है. full confident. Okay. Kriti is also confident. But Rashmika. Yeah. So Rashmika is trying to give a gesture or an image that I'm a good girl. So the first cross, this is a good girl cross. तो जब ऐसे हम फोटो खिंचाते हैं, सो आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट आई एम अ नाइस पर्सन. ये पॉलिटिक्स वाले फोटो में एप्लीकेबल नहीं होता है, बट व्हेन पीपल आर टॉकिंग लाइक दैट, होल्डिंग द हैंड्स लाइक दिस इज अ पोस्चर दैट आई एम अ नाइस पर्सन, आई एम अ गुड गर्ल पर्सन. हो सकता है कॉकटेल 2 में इनका जो रोल हो दैट विल बी द सती सावित्री वाला रोल. तो वो उस चीज से वो रिलेट करके I think that's what it is. Really? That's what it is. Yeah, I've not watched the film, but मैंने भी नहीं what देखा, I've heard, I think that's what it is. Right, but in a social situation, a lot of people struggle with how to stand. Yeah. Right, especially Indians. तो वो एक जगह लीन कर जाएंगे, एक तरफ लीन कर जाएंगे, या क्रॉस लेग रखेंगे, या कुछ और ही करेंगे, या हाथों को जोड़ देंगे. मैं ये करता हूँ. I am usually like this. Right? So what should you do with your body when you are unsure कि क्या करना है, कैसे मेरी बॉडी को कंट्रोल में रखना है? What do you do? Best thing is planting your weight equally, both the legs. तो दोनों पाँव में इक्वल वेट देना है, अगर दोनों पाँव है तो फॉर्चुनेटली. और अगर हाथ के ऐसे कैसे खड़े हैं तो हाथ को क्रॉस करके खड़ा रहना इज मच बेटर. Decent, okay. हाँ. Alright. क्योंकि ऐसे सिर्फ खड़ा रहना बहुत अजीब लगता है. बहुत weird लगता है वो. हाँ. तो कुछ लोग ना ऐसे भी कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे ऐसे जेस्चर करते हैं. तो आप जो भी जेस्चर करें चलेगा, बट इट नीड्स टू कम टू यू नेचुरली. हाँ, फेक नहीं लगना चाहिए. तो आप प्रैक्टिस कर करके एक पॉइंट तक पहुंचेंगे जब ये आपका सेकंड नेचर. हैंड्स पॉकेट में रखना, इज दैट अ गुड जेस्चर? नहीं, बिकॉज दैट्स लुक्स एज एरोगेंस. ओके. द हैंड्स पॉकेट में रखना इज अ साइन ऑफ एरोगेंस. ओके. एंड और इट इज अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी और नर्वसनेस. आप कुछ छुपा रहे हो. तो इसीलिए आपकी ये मूछ और बड़े बड़े बाल वाली, तो ये देख के कोई कह सकता था ये लड़का सुपरस्टार बन सकता है? सिर्फ माँ ही कह सकती थी और तो कोई नहीं कहता. मेरी माँ कहती थी कि मैं दिलीप कुमार साहब जैसा हूँ, और वो माँ का प्यार ही होता है. वो ही कह सकती हैं अपने बेटे के बारे में. So much मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता था. मुझे आज भी नहीं लगता. Anywhere.
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब मैं मेकअप करता हूँ तो बड़े दिनों बाद आदत मेरी छूटी है, मैं आंख बंद कर लेता था कि यार ये क्या भयानक सा चेहरा है, कैसा हो गया ये। सिवाय ऐसा था कुछ डिम्पल विम्पल ठीक थे मेरे, लेकिन उसके अलावा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। बालों की काफ़ी प्रॉब्लम थी। मैंने सुना हेमा मालिनी ने आपको पहला जब रोल का चांस दिया था, सबसे पहले उन्होंने कहा था ये बाल कटा के आओ। मुझे हेमा जी ने बुलाया था और मैं गया उनके पास, तो उन्होंने कहा यू विल हैव टू डू मेकअप एंड ऑल। तो मैं कहा नहीं, मुझे तो मेकअप मैंने कभी किया नहीं है, मैं तो दिल्ली का लौंडा हूँ, तो मुझे See the way his eyes are moving, the way he is keeping his hands. He's very calm, very much at ease. Do you think he's trained or this comes naturally? Both. A अच्छा। mix of both. Because अगर शाहरुख के अलग वीडियोस आप देखेंगे ना, he sits like this, right? Like this. तो he knows how to sit and where to sit. तो जब उनके प्रेजेंस में देयर इज अ वुमन, ही डज नॉट सिट लाइक दैट, ही सिट्स लाइक दिस. इफ इट इज ओनली मैन टू मैन जहाँ पे लोग नहीं है एंड इट्स काइंड ऑफ अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन, तब वो वैसे बैठते हैं, अल्फा बन के बैठेगा तब, राइट? तो ये चीज़ है. और एक मिक्स ऑफ बोथ इसलिए क्योंकि इतने लोगों के साथ मिलते हम बहुत कुछ सीख भी जाते हैं. तो वैसा. Okay. What I've also realized is public speaking में और in general in normal conversations also, जब आपकी hand movement ज़्यादा defined होती है, right? अगर आप point कर रहे हो तो ऐसा पूरा point होना चाहिए, not like this. मतलब as long as there's definition, you look much more confident than less defined hand movements, right? For example, यहाँ पे एक बहुत बड़े speaker है ज्ञानोत्सव स्वामी, जो BAPS के एक साधु है, संत है. He is one of the best and the most followed motivational speakers in Gujarat. और बहुत बड़े बड़े उनके सेमिनार्स होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, डिप्लोमेट्स भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं. What I really like about him is, of course, language पे control वो सब तो है ही, but the definition of his hand movements, right? I really want to achieve that kind of definition in my hand movements. Although my hand movements are decent, but his definition of hand movements gives me a different kind of vibe, that he's in control of the entire room. He knows how to manage this audience. Do you think it helps? Yes. And I feel it is also because of his work or his experience in spirituality. तो जो genuinely spirituality में जाते हैं, वो इतने अच्छे self aware हो जाते हैं कि उनके लिए कमांडिंग द रूम ये टास्क नहीं रह जाता, यही उनका नेचर बन जाता है. हाँ, तो उनको पोर्ट्रे नहीं करना है, उनको वो पैसे कमाने का वो नहीं है, उनको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ खोने को है ही नहीं, तो आई विल बी एट माई बेस्ट. Right. तो ये रीज़न है. Right. As a speaker, I think everyone who wants to be a public speaker should study him. Yes. Yeah, he's excellent. Do you think being fit adds to your confidence? Absolutely. जब हम फिट रहेंगे तभी तो हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे ना. आपने वो गाना देखा है धूम 2 का टाइटल ट्रैक, ऋतिक रोशन वो ठीक ट्रेन लूट के आता है, उसके बाद वो धूम धूम नाच रहा है. उसने एक फटी बनियान पहन रखी है, Right. एंड ही इज लुकिंग सो गुड. True. क्यों? क्योंकि भाई बॉडी अच्छी है. फटी बनियान में भी आप नाच ले रहे हो, लोग ऐसे पागल हुए जा रहे हो, वाओ ऋतिक रोशन. इट्स बिकॉज ऑफ द फिटनेस. True. बहुत लोग फिजिकल फिटनेस पे तो ध्यान देते हैं पर मेंटल फिटनेस के बारे में भूल जाते हैं. सिर्फ बाहर से दिख, वो नहीं बोलते, पेप्सोडेंट का ऐड था, बाहर से सुंदर सड़ा हुआ अंदर. तो आप फिजिकल फिटनेस में जा करके बॉडी अच्छी बना लेंगे पर अपने मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करेंगे तो अंदर से तो आप सड़ ही जा रहे हैं धीरे धीरे. True. तो वो कभी ना कभी फूटता ही है. Right. Okay, on that note, I think we'll take a pause. Thank you so much. What an enriching conversation. कितने सारे topics के बारे में हमने बात की and how candidly you have answered all my questions. Really grateful. Thank you so much. Really enjoyed every moment of this conversation. I hope you also did. Yes, thank you so much for inviting me into this room because जब आपका मैसेज आया था तो at that point of time I asked my team, फिर मुझे कॉमिन ने भी बताया कि what is this great opportunity about, और फिर कोई और बोलता है तो और भी अच्छा लगता है. So yes, I really enjoyed the conversation. Didn't feel कि वो इतना लंबा चलेगा. I think यहाँ से directly अब एयरपोर्ट ही जाना पड़ेगा. So thank you so much. Thank you.